ओके। सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में ही फर्दर डिस्कस करेंगे। हमने ये बात कर रखी है पहले ही कि कोल एंड पेट्रोलियम क्या है। ये दोनों के दोनों फॉसिल फ्यूल्स हैं और दोनों में ही कार्बन है, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना ये। कोल तो मेनली कार्बन ही है ना बच्चे। देखो, और ये दोनों के दोनों क्या है, ये फ्यूल्स हैं। और फ्यूल की प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हेनेवर अ फ्यूल इज बर्न्ड एनर्जी रिलीज होती है, उसी के लिए तो हम फ्यूल बर्न करते हैं। फ्यूल, द एनर्जी कैन बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट और समटाइम लाइट एज वेल। तो हीट और लाइट की फॉर्म में या हीट एंड लाइट की फॉर्म में जो है फ्यूल एनर्जी रिलीज करता है, उसीलिए हम फ्यूल को बर्न करते हैं। नाउ दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, जैसे बहुत सारे काम, जनरेटर्स चलाने हैं थर्मल पावर स्टेशंस में, फैक्ट्रीज में मशीनरीज रन करनी है, इंजन्स रन करने हैं मोटर कार्स के, और खाना बनाना है, पानी गर्म करना है। कैन बी a lot of ways where we can utilize that energy formed. Now most of the common fuels are either free carbon or carbon compounds. या तो फ्री कार्बन होंगे, जैसे मोस्टली कार्बन या ओनली मेड अप ऑफ कार्बन, और या फिर वो कार्बन के कंपाउंड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्यूल सच एज कोल, कोक, चारकोल कंटेन फ्री कार्बन, whereas the fuels such as kerosene, petrol, LPG and natural gas are all carbon compounds. आपको याद होगा एट्थ में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कोक बनता है, याद आ रहा है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या थर्मल डिकम्पोजिशन, हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ एयर में हीट कर दिया। अगर प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट कर देते फिर तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता और ये फ्यूल कंज्यूम हो जाता है ना। अभी भी मुझे सबके दोनों हाथ नहीं दिख रहे हैं, दोनों हैंड्स दिखने चाहिए, दोनों, हाँ दोनों मैम हैंड अपने फेस के मैम साइड पे दोनों हैंड रखो। हाँ जी विक्रेशा बेटा बोलो। मैम एक हाथ से नोट्स बना रही हूँ ना, तो एक नहीं हाथ नीचे। बनाने, नहीं अभी नहीं ओके। बनाने, अभी नहीं बनाने, इस वीडियो को दोबारा से देखकर फिर नोट्स बनाना। तो अभी सिर्फ सुनो, ठीक है। तो जब ये कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है, आप इसे एब्सेंस ऑफ एयर में हीट कर देते हो तो ये कोक बन जाता है, कोक, राइट बच्चे। और कोल, कोक, ऐसे ही वुड का थर्मल डिकम्पोजिशन किया जब तो चारकोल बनता है उससे। तो मतलब जब आप इन फ्यूल्स को, कोक, कोल और वुड जैसे फ्यूल्स को आप एब्सेंस ऑफ एयर में हीट कर देते हो तो यू गेट बेटर फ्यूल्स, सॉलिड फ्यूल्स और बेटर बन जाते हैं। और ये जो तीनों हैं दे आर मेनली कोक ओनली, कार्बन ओनली, फ्री कार्बन। तो मोस्टली 95% इनमें कार्बन ही कार्बन है। वेयरएज आप केरोसिन, पेट्रोल, पेट्रोलियम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, एलपीजी, नेचुरल गैस, ये सब हाइड्रोकार्बन्स हैं बेटा, या फिर आप इसे कार्बन कंपाउंड्स में स्टडी कर सकते हो, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स में कैटेगराइज कर सकते हो। व्हेन कार्बन इन एनी फॉर्म, बी इट कोल, कोक और चारकोल, जब भी इसे बर्न करोगे तो आपके पास सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। ये प्रॉपर्टी तो हमने तब भी पढ़ी थी जब हमने कार्बन डिस्कस किया था। ये प्रॉपर्टी हमने तब भी पढ़ी थी जब हमने डायमंड डिस्कस किया था। ये प्रॉपर्टी हमने तब भी पढ़ी थी जब बकमिंस्टर फ्लोरीन डिस्कस किया था, कि कोई भी ओनली कार्बन का फ्यूल होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो हमेशा बर्न करते ही आपको CO2 देगा और साथ में हीट एंड लाइट एनर्जी की फॉर्म में। है ना बच्चे, क्लियर है ना ये बात, समझ में आ गई ये बात सबको। तो अगर आप सिर्फ ऐसा फ्यूल यूज कर रहे हो जिसमें सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है, जब भी आप उसे बर्न करेंगे आपके पास हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट प्रोड्यूस होगा। नाउ मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स व्हिच वी यूज टुडे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इनसे बनने वाले फ्यूल्स हम यूज करते हैं, जैसे केरोसिन डायरेक्टली थोड़ी डिराइव होता है, वो तो आपको पेट्रोलियम आएगा और उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से आपको केरोसिन एक फ्रेगमेंट मिलेगा वहां पर। लाइकवाइज पेट्रोल, ये सब आपको तभी मिलेंगे जब आप पेट्रोलियम को रिफाइन करेंगे, राइट। तो ये सारे जो फ्यूल्स हैं मोस्टली आजकल कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को रिफाइन करके यूज होते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं क्योंकि मिलियन ऑफ इयर्स अगो ये फॉसिल्स सब डग हो गए थे अर्थ और ओशन बेड के नीचे, तो वहां से ये हमें फ्यूल्स मिले हुए, बने हुए मिल रहे हैं। नाउ कोल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड सम फ्री कार्बन। तो इसके अंदर
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कुछ मिक्सचर्स और साथ में फ्री कार्बन अवेलेबल होता है। कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं इन कोल। इट इज फाउंड इन डीप कोल माइंस अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। कहाँ मिलेगा? कोल माइंस के अंदर। अब कोल बना कैसे है, प्लीज इसको 8th क्लास का ये टॉपिक है, इसको वहीं से ही रिवाइज कर लेना कि आप रॉक ऑयल बोलते हो पेट्रोलियम को, और वो किस तरीके से रिवर बेड, सी बेड के नीचे डिग होकर बना था और उसके ऊपर लेयर्स इकट्ठी होती गई। टू इम्परवियस रॉक्स की लेयर्स के बीच में जो है ये आपको हमेशा ट्रैप मिलेगा। इसके साथ कभी नेचुरल गैस हो सकता है मिले, कभी ना मिले, लेकिन अ, दो इम्परवियस रॉक्स की लेयर्स के बीच में पेट्रोलियम हमेशा आपको मिलेगा। और फिर आप इसकी रिफाइनिंग से और यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकते हो। लाइकवाइज कोल के साथ भी ये था कि बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस के अंदर अर्थ के अंदर डग जितने भी फॉसिल्स थे वो टर्न्ड इनटू फॉसिल फ्यूल्स ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स अगो। बहुत सारे साल लगाकर ये फॉसिल्स फ्यूल्स में चेंज हो गए। बोलो अगम, क्या कहना है बच्चे? And my voice is lagging a lot. Can you turn it down? Is it lagging for everyone? No, ma'am. Is my voice okay for everyone? Yes, ma'am. My अगम, internet is use up screen भी lag कर रहा नहीं मुझे तेरा वीडियो ठीक लग रहा है, लगेगा मुझे कुछ ग्लिच है तो आई विल टेल यू। ठीक है? Okay, now as they are saying, petroleum oil and natural gas were formed by the decomposition of the remains of extremely small plants and animals buried under the sea millions of years ago. We have discussed this already. देखे, impervious rocks की layers के बीच में होता है effect of pressure and heat, immensely high pressure and heat and bacteria, ये जो remains हैं plants of animals के, ये oil के अंदर change हो जाते हैं। ठीक है, डन। The fuels such as coal and petroleum have some nitrogen and sulfur in them. So when coal and petroleum fuels like petrol and diesel are burned, they lead to the formation of oxides of nitrogen and sulfur which go into the air. The oxides of nitrogen and sulfur are the major pollutants in air. NO2 और SO2 जो ये ऑक्साइड्स बनेंगे, दे आर व्हाट? कैसी नेचर होती है इनकी, एसिडिक और बेसिक? कौन बताएगा मुझे? Acidic. है। बेसिक वन Acidic. सेट एसिडिक, वन सेट बेसिक। और बताओ, बाकी कंफर्म करो क्या Ma'am, लग रहा है आप basic. लोग को। चिन्मय सिंह बेसिक, बताओ बाकी बच्चे अटेम्प्ट करो, बोलो। Ma'am, बेटा ऐसे याद acidic. रखो, मैंने ये बात समझाया था ना, एसिड रेन होती है। ऊपर से एसिड आएगा तो इन्हीं ऑक्साइड्स के साथ मिलकर आएगा ना, ये सब एयर में प्रेजेंट है ना। तो ये इनके साथ जैसे ही वाटर आता है नीचे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो इनके साथ एसिड का फॉर्मेशन होता है क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है। तो ये एसिडिक होते हैं, ये बेसिक नहीं होते बेटा। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है ना, NO2 इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं और बेसिक इन नेचर होते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, चलिए अभी आगे। व्हाई डू सब्सटेंसेस बर्न विद द फ्लेम? हमने देखा है ना कई बार कुछ चीजें सिर्फ रेड हॉट होती रहती हैं और उनमें से फ्लेम्स नहीं उठती, जैसे कि कोल है ना। कोल को बर्न करो, कभी देखा है किसी ने कोल बर्न होता हुआ? बारबीक में देखा होगा सबने, Yes. है ना। तो उसमें अगर आप देखें तो कोल रेड हॉट रहता है, उसके ऊपर से बहुत सारी फ्लेम्स नहीं निकल रही होती, लाइक कैंडल। व्हेन यू बर्न अ कैंडल, कितनी बड़ी बड़ी फ्लेम्स निकल रही होती है वहां पे। कुकिंग गैस पे काम हो रहा होता है तो उसपे से फ्लेम्स निकल रही होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ फ्लेम्स नहीं बन रही कोल में। ऐसा क्यों? क्योंकि कोल में वॉलेटाइल वॉलेटाइल नहीं है वो। वॉलेटाइल मतलब जब वो बर्न होता है ना तो उसके वेपर्स नहीं बनते। अगर वेपर्स बनेंगे तो व्हेन वेपर कैचेस फायर तो बनती है फ्लेम। जैसे अगर हम कैंडल फ्लेम की बात करें, यहाँ विक है, जब आपने थोड़ा सा इसे इग्नाइट किया विक को, यहाँ पर हीट जनरेट हुई। हीट की वजह से ये जो वैक्स है ये वेपर बन गई, और इसके वेपर बनने से उस वेपर ने जब फायर कैच की तो फ्लेम बनी। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं? तो जो भी फ्यूल वेपराइज होता है ऑन हीटिंग, वेपर बन जाता है,
उसी फ्यूल को बर्न करते हुए आपको फ्लेम्स दिखेंगी। जिस फ्यूल में वेपर्स नहीं बनते वहां आपको फ्लेम्स नहीं दिखेंगी। ठीक है, देखें इस टॉपिक को। अ फ्लेम इज अ रीजन वेयर कंबशन और बर्निंग ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस। फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन गैसियस सब्सटेंसेस बर्न। जब गैसियस सब्सटेंसेस बर्न हो रहे होते हैं तब सिर्फ फ्लेम्स बनती हैं। ऑल द gaseous fuels burn with flames, but only those solids and liquids fuel which vaporize on heating to form gas burns with a flame। मतलब लिक्विड और गैसियस सारे फ्यूल्स फ्लेम से ही बर्न होंगे, क्योंकि वो तो वेपर बन ही रहे हैं। लेकिन सॉलिड फ्यूल सिर्फ वो फ्लेम्स के साथ बर्न होंगे जिसके अंदर की वेपर्स बन रहे हैं, तो वो जो वेपराइज होगा सॉलिड सिर्फ वो फ्लेम्स के साथ बर्न होगा। जैसे दे आर हेयर टेलिंग यू, कुकिंग गैस है, एलपीजी है, ये तो फ्लेम के साथ ही बर्न होगा हमेशा। वैक्स एंड केरोसिन ऑयल है, ये सॉलिड और लिक्विड फ्यूल है। तो वैक्स जो है वो वेपराइज हो जाता है, इसीलिए फ्लेम से बर्न हो रहा है। केरोसिन लिक्विड है, ये तो फ्लेम के साथ बर्न होगा ही। फ्लेम्स आर ऑफ टू टाइप्स, ब्लू एंड येलो फ्लेम। ये हम लोगों ने फिर से 8th में किया था, देखो क्या है ये। ये जोन्स देखे, याद है 8th क्लास में पढ़ा था। Yes. ये कंप्लीट कंबशन का जोन है, ये पार्शियल कंबशन का, और यहाँ पर नो कंबशन, है ना, याद है। ये हॉटेस्ट जोन होता है, ब्लू जोन, देन इंटरमीडिएट वन, है ना, और ये लीस्ट हॉट होता है, ब्लैक वन। इसलिए जो वो बच्चे गेम खेल रहे होते हैं कैंडल के साथ फिंगर क्रॉस करने वाली, वो यहाँ से क्रॉस कर रहे होते हैं, है ना, सेफेस्ट जोन ना। तो ये जो है यही है वो 3 जोन्स ऑफ द फ्लेम। तो ब्लू जोन कहाँ, जहां भी आपको दिखेगा, ब्लू फ्लेम जहां भी दिखेगा, दैट इज कंप्लीट कंबशन। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि अगर कुकिंग गैस के अंदर मम्मा जब मतलब चूल्हे पे जिस पे भी काम कर रही हैं उसमें से ब्लू फ्लेम आ रही है तो शी इज ओके, लेकिन जब येलो ऑरेंज आने लग जाएगी तो मम्मा कॉल्स फॉर अ सर्विसमैन टू क्लीन दी चूल्हा, है ना। तो वो निडल्स प्रिक कर करके उसके अंदर उस चूल्हे की क्लीनिंग होती है, सो दैट कंप्लीट कंबशन हो और वो ऑरेंज और येलो फ्लेम नहीं आए। तो ऑरेंज और रेड फ्लेम से कुकिंग नहीं की जाती, क्योंकि उससे फ्यूल वेस्ट होता है। और और उससे एक प्रॉब्लम ये होती है कि इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन की वजह से हमारे फूड में वो इनकम्प्लीटली बर्न्ड कार्बन फूड में ऐड होता है, विच इज नॉट हेल्दी। तो इसीलिए हमेशा चूल्हे में फ्लेम कैसा दिखना चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी ब्लू। ठीक है, चलें अभी आगे। जब ऑक्सीजन सफिशिएंट होगी देन द फ्यूल बर्न कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग अ ब्लू फ्लेम, कंप्लीट कंबशन होता है। इट इज अगेन सेट टू बी द नॉन ल्यूमिनस जोन, क्योंकि लाइट जो देता है ना हमको, हम दिया जलाते हैं, लाइट जो देता है वो येलो जोन देता है ना। तो इसीलिए इसे नॉन ल्यूमिनस कहते हैं ब्लू वन को, और जो येलो वन है उसे ल्यूमिनस जोन कहते हैं। तो बता दिया मैंने, एक ल्यूमिनस है, एक नॉन ल्यूमिनस है, एक कंप्लीट कंबशन है, एक इनकम्प्लीट कंबशन है, एक में एक हॉटेस्ट है, एक इंटरमीडिएट है। अगर दोनों में कंपेयर करो तो येलो इज लेस हॉट। तो दिस डिफरेंस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, और ये 8th का टॉपिक है सारा का सारा। देखो, कुकिंग गैस बर्न्स इन अ गैस स्टोव विद अ ब्लू नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। इस तरीके से होना चाहिए, ना तो ऐसे आपके पैन्स खराब होंगे, ना फ्यूल वेस्ट होगा, और मैक्सिमम एफिशिएंसी से फ्यूल यूज हो जाएगा। अभी और क्या देखें यहाँ पर। देखो यहाँ पे वो छोटी सी बात अभी जैसे मैं बता रही थी, द गैस स्टोव हैज होल्स और इनलेट्स फॉर एयर टू मिक्स प्रॉपर्ली विद कुकिंग गैस। जब कुकिंग गैस बाहर आ रही है, एस्केप कर रही है सिलेंडर में से, लिक्विड से वेपर बन रही है, तो उसमें एयर का मिक्सिंग जरूरी है, क्योंकि अगर एयर का मिक्सिंग होगा तभी सफिशिएंट एयर के सप्लाई में बर्निंग होगा, तो मैक्सिमम आप उसकी एनर्जी डिराइव कर पाओगे, है ना। तो कंप्लीट कंबशन होगा वहां पर। अभी येलो का टॉपिक मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, सेम ही है, सब कुछ बता दिया मैंने। दो सॉलिड्स एंड लिक्विड फ्यूल्स विच डू नॉट वेपराइज ऑन हीटिंग बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम। तो वो सॉलिड्स या लिक्विड फ्यूल्स जो कि
वेपराइज नहीं होते हैं वो हमेशा बिना फ्लेम के बर्न होंगे। जैसे अंगीठी या बारबीक में हमने देखा है कोल इस तरीके से रेड हॉट रहता है। कुछ तो नया बता दो। कंटेन सम वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। अच्छा, जब भी आप देखो कि कभी कोल और चारकोल को बर्न करते हुए कुछ थोड़ी सी फ्लेम्स दिखती हैं, है ना, शुरू शुरू में थोड़ी सी दिखेंगी फ्लेम्स, तो बाद में वो फ्लेम्स हट जाएंगे और सिर्फ रेड हॉट रह जाएगा। तो वो शुरू में जो आएगा दैट इज बिकॉज ऑफ सम वॉलेटाइल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन दैट कोल एंड चारकोल। तो थोड़ा सा जो वॉलेटाइल सब्सटेंस पहले है वो फ्लेम्स के साथ बर्न हो जाएगा और उसके बाद फ्लेम्स चली जाएंगी और वो सिर्फ रेड हॉट बर्न होता रहेगा देन। राइट, और अब केमिकल रिएक्शन देखें हम, तो हमने पहले ही समझ लिया है, हमने पहले ही समझ लिया है कि कार्बन की फॉर्म में जब भी आप यूज करोगे उसे, तो उसके लिए केमिकल रिएक्शन है CO2 प्लस हीट एंड लाइट एनर्जी। जल्दी से ये केमिकल रिएक्शन लिख लो। अगर मैं आपसे कहूँ कभी कोई हाइड्रोकार्बन या कार्बन प्रोडक्ट या पेट्रोलियम बर्न हो रहा है, फिर क्या करेंगे हम वहां पर? वो तो कार्बन कंपाउंड है ना। Ma'am, along with hydrogen. हाँ राइट, तो क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन है ना सब, तो जब आप उन्हें बर्न करोगे तो साथ में CO2 के साथ H2O भी आएगा, है ना बच्चे। वाटर के वेपर्स भी आएंगे क्योंकि हाइड्रोकार्बन बर्न हुआ है ना। सिंपल था ये टॉपिक, इसमें कुछ ऐसा था क्या कि कुछ नया पड़ा? सब कुछ 8th का 7th का मिक्स था, तो हो गया कवर अच्छे से, है ना। चले अभी आगे, इसका बैक एक्सरसाइजेस कर लेना बेटा, क्योंकि एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है सब, वो पीछे से कीटोन फंक्शनल ग्रुप्स उन सब पे बेस्ड है। तो ये पूरा सेट आपको अच्छे से फिनिश करना है, पर आज मैं इस पे हॉल्ट नहीं ले रही हूँ, कोशिश करूंगी प्रॉपर्टीज फिनिश कर दो। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 11:33। 5 minutes गिवन टू राइट नोट्स, जो भी आप लिखना चाहते हो जल्दी से लिख लो फटाफट से। 5 minutes गिवन फॉर इट। 33 हो रहा है। 7 minutes गिवन। Ma'am, one thing, I don't have a Lakshmi with me right now, so you could you show तो the part where the formation of coal? Yes, on this side. Thank you. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटू। Ma'am, can I turn off my camera for 2 minutes to get? ओके, यस 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 यस। I'm going to scroll to the next page. That's the only last thing. ओके बच्चे चलो, अब कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड स्टडी करना शुरू कर रहे हैं। इसमें से काफी हद तक मैं आपको पहले ही कवर करवा चुकी हूँ। देखो, एक इसमें आती है कंबशन प्रॉपर्टी, तो हम लोग वो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, है ना। और
फिर आती है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूशन, ये भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूट पीरियड से रिलेटेड डिस्कस किया था ना क्लास में। फिर एक आता है एडिशन रिएक्शन, ये भी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होगा, जहाँ एक बॉन्ड ब्रेक होकर और कैपेसिटी क्रिएट हो जाएगी और ऐड होने की, है ना। तो ये एडिशन रिएक्शंस है। इसी एडिशन रिएक्शन की एक एप्लीकेशन है, वनस्पति घी बनता था जो, अभी इस पे बात करेंगे डिटेल में। कि प्लांट ऑयल निकालकर आप उसे घी जैसी शेप दे देते हो, घी नहीं होता है, घी जैसा होता है, विच इज कॉल्ड एज वनस्पति घी। तो बस यही प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पढ़नी है, तो मोस्टली तो हम इस पे पहले ही बात कर चुके हैं, तो थोड़ा सा इसे क्विकली क्विकली अगेन कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले वी आर डूइंग कंबशन, राइट। तो कंबशन मींस बर्निंग, अगेन ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन करना। तो द प्रोसेस ऑफ बर्निंग कार्बन कंपाउंड्स, जब कार्बन का कंपाउंड है तो कार्बन का कंपाउंड मतलब CnH मोस्टली होगा ही होगा, है ना, होगा ना। तो अब जब भी आप इसे बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, साथ में वाटर वेपर बनेगा, और साथ में निकलेगी हीट एंड लाइट, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ फ्यूल। कार्बन कंपाउंड सारे कैन बी यूज्ड एज फ्यूल्स। ठीक है बच्चे। Most of the carbon compounds burn in air to produce a lot of heat. For example, alkane burns in air to produce a lot of heat, due to which alkanes are excellent fuels. तो अगर हम यहाँ alkane का फॉर्मूला लिखें, which is CH4, आपने कंबशन करना है मतलब ऑक्सीडेशन करना है, मतलब ऑक्सीजन से कंबाइन करना है उसे, और वो क्या हो जाएगा, एक तो बनेगा CO2, साथ में बनेगा H2O वाटर वेपर, और हीट एंड लाइट निकलेगी बेटा साथ में। ठीक है। और अब लेकिन अगर आपको ऐसा छोड़ना नहीं है एग्जाम में कभी भी, हमेशा इसकी बैलेंसिंग करके छोड़ना है। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सब आप बर्न करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यही सेम, यही Ma'am, सेम। why not alkenes and alkynes too? उनमें भी यही है बेटा, बस ये है उसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा वो काम होने में, पर होगा तो उसमें भी, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से ही बने हैं ना बेटा मेनली। एल्केन्स व्हाई आर दे वेरी गुड फ्यूल्स, क्योंकि उनकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी है, राइट। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई। अच्छा अब देखो यहाँ पर एक और बात बताते हैं आपको इम्पोर्टेंट। दी कुकिंग गैस LPG विच वी यूज इन आवर होम्स इज मेनली एन एल्केन कॉल्ड ब्यूटेन। तो जो आप कुकिंग गैस LPG में यूज करते हो उसका मेन जो कॉम्पोजिशन है दैट इज ब्यूटेन। When butane or LPG burns in air, again it gives you a lot of heat and light with carbon dioxide and water vapor. ठीक है। Due to this, it is an excellent fuel. Please note that carbon and its compounds are used as fuels because they burn in air, releasing a lot of heat energy. इसीलिए आप हाइड्रोकार्बन्स को एज फ्यूल्स यूज करते हो, क्योंकि when you burn them, you get a lot of heat energy. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स जो हैं ये नॉन सूटी फ्लेम के साथ बर्न करते हैं विद अ ब्लू नॉन सूटी फ्लेम। वाई ब्लू, क्योंकि कंप्लीट कंबशन हो जाता है। वाई नॉन सूटी, अगेन बिकॉज कंप्लीट कंबशन हो रहा है। सूटी फ्लेम्स कहाँ पे बनेंगे, सूटी फ्लेम मीनिंग किसको And पता है, सूटी फ्लेम मीन्स? black thing formed on like one. हाँ, अ लॉट ऑफ लाइक स्मोकी, बहुत स्मोकी स्मोकी सा जो फ्लेम होता है ना, जिससे बहुत ब्लैक ब्लैक कलर के फ्यूम्स निकल रहे होते हैं, दैट इज सूटी फ्लेम। तो Ma'am, एल्केन्स जो incomplete है, combustion. एल्केन्स में कंप्लीट कंबशन है, इसीलिए ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम के साथ वो बर्न करते हैं। सूट धुआं कहाँ बनेगा, जैसे आपने कभी देखा गीली वुड जलाने की कोशिश की हो आपने कभी, गीली लकड़ी जलाओ कितना धुआं उठता है उसके अंदर से, क्योंकि वहां कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है। दैट काइंड ऑफ फ्लेम इज कॉल्ड एज सूटी फ्लेम। तो जहां पर भी इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा होगा ना, ग्रीशा और आर्या कैमरा ऑन करो बेटा, जहां पर भी इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा होगा वहां पर जो है वो सूटी फ्लेम आता है। ठीक है। तो एल्केन्स जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम देते हैं, क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कंपैरेटिवली लो, विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड कंप्लीटली बाय ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, ऑफ द कार्बन। देखो अगर आप मिथेन में देखो तो कार्बन का परसेंटेज इज वेरी लो, जिसकी वजह से अगर आप इसके आसपास ऑक्सीजन रख दे तो इस ऑक्सीजन से इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना बच्चे।
However, the supply of air and hence oxygen for burning is reduced. अगर आपने ऑक्सीजन का सप्लाई रिड्यूस कर दिया तो इनकम्प्लीट कंबशन स्टार्ट हो जाएगी और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी जो है वो भी सूटी फ्लेम देने लग जाएंगे। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन the supply of air first thing and which hydrocarbon are you using. Got it everyone or not? आइए बात मैम सबको समझ सोटी में कि फ्लेम नहीं? क्या था? गुड मॉर्निंग आर्या। मैम मैं लीव के वापस उनके अभी अभी लाइट आई तो मैंने लैपटॉप स्टार्ट किया। सूटी फ्लेम होता है बेटा ब्लैक स्मोक के साथ वाला फ्लेम, धुआं धुआं सा काला काला धुआं उठेगा। तो जब भी आप ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में, स्कैरसिटी में आप किसी भी फ्यूल को बर्न करोगे, इट्स नॉट जस्ट हाइड्रोकार्बन्स, कोई भी फ्लेम, जब कोई भी बर्निंग जब इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है तब हमेशा वहां काला काला सा धुआं बनेगा बेटा। दिस शोज कि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। और ये जो धुआं होता है ना बेटा काला काला, इसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, तो इनमें इनमें सांस लेना इज वेरी हार्मफुल। व्हाई डू वी से क्रैकर्स नहीं बर्न करने चाहिए? हैव यू सीन क्रैकर्स बीइंग बर्स्ट और कितना धुआं बन रहा होता है वहां पे? हम पता है मुझे अभिनव अगम, तुम मुझसे रिलेट नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, पर जब आप क्रैकर्स बर्स्ट कर रहे होते हो तो आप खुद रियलाइज करो कि आपके आसपास कितना सूट हो जाता है, कितना स्मोक हो जाता है, एंड ऑल दोज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आर गोइंग इनसाइड यू। और हमारी बॉडी में जब भी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में बर्न्ड कार्बन जाएगा, इट विल गो इनटू द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर हेल्थ। ये तो सिवियर केसेस में तो इससे ये लीथल है, पर हमें पता है हम ओपन एनवायरनमेंट में कर रहे हैं ये काम, तो ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है, बट स्टिल दिस इज वेरी हार्मफुल। तो आई डोंट सपोर्ट क्रैकर्स एट ऑल। पर ठीक है, तुम कौन सा नहीं जलाने वाले हो? अभी सब पटाखे ही फोड़ोगे पूरी दिवाली में तुम। हैंड रेस करना, कौन कौन पटाखे नहीं फोड़ता है? मैम इस साल नहीं। इस साल वाई नहीं ग्रीशा? मैम बिकॉज आई हैव अ डॉग तो उसको डर लगेगा फिर। अच्छा, 1 2 3 3 4 बस, बाकी सब क्रैकर्स फोड़ते हैं? मैम ओनली लाइक वेरी लिटिल। यस मैम अच्छा, मैं भी। मैम मैं तो बहुत सारे हुआ। बहुत सारे। मैम पीयर प्रेशर। अच्छा, पीयर प्रेशर में फोड़ देते? मैम मैंने तो पीयर बल्कि प्रेशर में दूसरे मैक्सिमम आपके फोर्जरी पीयर गिरा। ग्रुप पे प्रेशर होना चाहिए कि हु इज मोर सेंसिबल। अच्छा, अब तुम एक बात देखो, तुमने सांस कहाँ लेना है? एयर में। दिस सेम एयर में यू आर पुटिंग ऑल दोस पोल्यूटेंट्स। वैसे कौन सा हम लोग व्हीकल्स के एग्जॉस्ट से कम गंदा कर रहे हैं एयर को? ह्यूमन एक्टिविटीज से कितना खराब कर रहे हैं एयर को, पर फिर भी हमें पटाखे भी फोड़ने हैं। और जितने ये आजकल ये सपोर्टर्स आ रहे हैं ना, कि क्या आजकल एक नया डायलॉग क्या सुना मैंने अभी थोड़े दिन पहले, हमारे एक बहुत फेमस पोएट है जो ऑल्दो मतलब मेरे बड़े फेवरेट हैं वो, लेकिन उन्होंने भी एक जगह ये बात कही कि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, गाजा हो रहा है, इसराइल हमास वॉर हो रही है, पर हिंदुओं को क्रैकर्स बंद नहीं करने हैं, है ना, मैम क्योंकि पोल्यूशन हो जाएगा। मतलब गंद है तो हम गन डालते रहेंगे। हाँ, नहीं, और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि व्हाई इज दिस रिलेटेड टू हिंदू मुस्लिम एनीवेयर? क्योंकि क्योंकि किसी भी ग्रंथ में तो नहीं लिखा है कि पटाखे फोड़े थे जब राम जी आए थे। आई चैलेंज, आप में से कोई भी घर में दादी नानी हो, उनसे भी बड़ा कोई बुजुर्ग हो घर में, ग्रेट ग्रैंडफादर्स हो, मुझे किसी से भी पूछकर बताओ कि किसी ने कोई ऐसा ग्रंथ पढ़ा है जहां पर ये लिखा हो कि राम जी के आने पर फुलझड़ी जली थी, पटाखे बजे थे, अनार फुटे थे, चरखरी चली थी, क्या क्या होता है तुम लोगों में, वो रॉकेट उड़े थे? पूछ के बताना कि जब राम जी आए थे तो इनमें से क्या जला था एक्चुअली। सुतली बम, क्या कह रहा था अगम कल? सुतली बम कितने फुटे थे राम जी के आने पे? तो फाइंड आउट दी फैक्ट्स। बेटा ना तो तब पटाखे थे, और ये तुम जो दशहरा पे भी पटाखे फूटने लगे हैं ना, ये भी आई थिंक बहुत ज्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है, ये भी अभी रिसेंटली शुरू हुआ था।
दशहरा का भी काम। मतलब ये अब हम सोच रहे हैं कि नहीं, हमको तो ना इस अर्थ पे रहना ही नहीं है, कस के गंद मचाओ और निकलो यहाँ से, है ना? शायद ये सोच के प्लान करके बैठे हम। तो मैं तो कहती हूँ कि बल्कि पेयर प्रेशर होना चाहिए, तो अद्विका ये होना चाहिए कि आप बोलो मैं सेंसिबल हूँ, तुम पागल हो, और वो तुम्हारे प्रेशर में आके वो भी जलाना बंद करें। बोलो अच्छा जिसने पटाखे फोड़ने ना, आ जाओ पहले एक डिबेट रखते हैं, 15 मिनट के एक डिबेट के बाद डिसाइड करेंगे कौन चलाएगा कौन नहीं चलाएगा। और इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? मिल रहा है जलाने को, जिसको जलाने जला लो, जिसको नहीं करना बैठ जाओ घर पे। नहीं बेटा, ये वो नहीं है कि नॉनवेज खाना है कि नहीं खाना, जिसको खाना है खा लो, जिसको नहीं खाना है मत खाओ। ये वो चॉइस की बात नहीं हो रही है बेटा। तुम ये नहीं समझ रहे हो कि तुम आगे आने वाली जनरेशन के लिए क्या छोड़ कर जाओगे? सिर्फ धुआं और बीमारियां। आप ये बात समझो कि जब हमारे हमारे बड़े, मैं कैमरा ऑन करती हूँ थोड़ी देर के लिए, मुझे अच्छा लगता है जब मैं ऐसी बात करती हूँ तो कनेक्ट करना। तुम ऐसे समझो बेटा कि जब हमारे दादा नाना का टाइम था, तो वो लोग हार्डली कोई कैश्यूज और आलमंड्स खाया करते। तुमने सुना है कभी? कभी पूछना अपनी नानी से, दादी से, पुरानी लेडीज से, पुराने मेल से कि क्या बहुत काजू बादाम खाते थे? नहीं खाते थे वो लोग। वो सिंपल खाना खाते थे, समटाइम्स तो सब्जी भी नहीं खाते थे, लस्सी लेते थे, या बहुत बेसिक खाने होते थे। जितने पुराने इंसेस्टर से बात करोगे ना, बहुत बेसिक खाना होता था। बहुत नट्स नट्स डाल के उसको बहुत वैल्यूएबल नहीं बनाया जाता था, फूड को न्यूट्रिएंट रिच नहीं बनाया जाता था। फिर भी वो हमसे ज्यादा जिए हैं। ए- देखो अपने आसपास, देखो पुराने दादा नानी परदादा कितने सालों तक, 80 90 ईयर्स तक जी रहे हैं। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं? एवरेज ह्यूमन लाइफ डिक्रीज करते जा रहे हैं। 60 हो गई है एवरेज ह्यूमन लाइफ। तो कुछ तो है जो हम गलत कर रहे हैं। हम सांस ही जहर में ले रहे हैं कि हमने एयर AQI लेवल इतना यूनिक कर दिया है ना? तो सोचो बेटा कि आप जो कर रहे हो वो एक्चुअली खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि जो बेवकूफ है वो जला लो, जो नहीं है वो मत जलाओ। पर हम लोग कितने लोग तुम्हें कंपनसेट कर पाएंगे? मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी, पटाखे मत जलाओ। तुम्हें शोर पसंद है, डीजे चला लो, वो भी तो एक एंटरटेनमेंट है। शोर कर दो पूरे कॉलोनी में, तेज तेज डीजे बजा कर डांस करो, वो भी तो एक वे है हैप्पीनेस शो करने का। शायद हो सकता है जब राम जी आए हो तो ढोल नगाड़े बजे, हाँ, क्योंकि वो ही होता था तब। या दिए जले होंगे क्योंकि अमावस की रात थी, तो रोशनी की गई होगी हर गली हर मोहल्ले में। वो सब करो ना जो हुआ था राम जी के जन्म पे। तुम्हें एक्चुअली राम जी के जन्म से तो कुछ लेना देना है नहीं, तुमको सिर्फ पटाखों से लेना देना है। तो एक बार दोबारा सोचना पटाखे जलाने से पहले, ठीक है? कि बाद में कल इसी में ही सुबह उठ के सांस लेनी है, अनुलोम विलोम यही करना खड़े होके। इतना ही साफ रहती है ना ये रकम, पटाखे जला के अनुलोम विलोम वहीं शुरू कर देना फिर, ठीक है? थोड़ा समझदार बनो। अपनी चीज को काटने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला तो बेवकूफ होगा बेटा। इट्स लाइक जिस टहनी पर बैठे हो उसी को ही काट रहे हो, यही कर रहे हो तुम, ठीक है? बाकी फिर भी अब वही बात है, जिसकी मर्जी है जलाओ, जिसकी नहीं मर्जी है मत जलाओ, ठीक है? चलो अभी वापस कैमरा ऑफ कर लिया मैंने, और मैं वापस आ रही हूँ मेरे टॉपिक पर कि सूटी फ्लेम मींस इनकम्प्लीट कंबशन, दैट इज वेस्ट ऑफ एनर्जी एज वेल, और साथ में दोज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आर हार्मफुल फॉर अस एज वेल। लंग में इरिटेशन फील होने लग जाती है, लंग्स में, ब्रोंकियोल्स में, जिससे बहुत ब्रीदिंग रेस्टलेसनेस होती है, जिन्हें ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स हैं उन्हें बहुत परेशानी हो जाती है। तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, दिस सूट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो फ्यूल हमेशा कंप्लीटली बर्न होना चाहिए। चलें अभी आगे। अब और क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? अच्छा, दिस इज वन एक्टिविटी दैट दे आर टेलिंग अस हियर, वी ऑल यूज अ बंसन बर्नर इन द लेबोरेटरी। वो इस तरीके का बर्नर होता है ना लेबोरेटरी में, यहाँ से गैस पाइपलाइन होती है, इसको बंसन बर्नर कहते हैं। This Bunsen burner has an air hole near its base which has open or closed with the help of sliding walls. तो वहां पर क्या होते हैं? छोटे 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 से होल्स होते हैं, जैसे हमारे घर के चूल्हे में भी होते हैं बेटा। Let us keep the air hole fully open
एंड देन बर्न द फ्यूल, तो हमें क्या दिखेगा कि नॉन सूटी ब्लू फ्लेम आ रहा है। और अगर हम उसको होल को स्मॉलर कर दें, कुछ छोटा सा ओपन कर दें, तो हम देखेंगे वहां पर इनकम्प्लीट कंबशन होगी और हाईली सूटी फ्लेम आएगा विद येलो कलर या फिर ब्लैक। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में कि नहीं आई? चले अभी आगे। The gas stove used in our homes have tiny holes. वहां पर भी एयर इनलेट्स होते हैं। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई में बर्न हो रहा होगा, आई थिंक गर्ल्स कैन रिलेट टू दिस, या जो भी बच्चे किचन में काम करते हैं उन्हें पता होगा कि अगर उन उन इनलेट्स के ऊपर कुछ गिर जाए, जैसे खाना कुकिंग के टाइम कई बार चीजें ओवर बॉयल होकर स्पिल हो जाती हैं, तो वो इनलेट्स जो है वो चोक हो जाते हैं। तो फिर अगेन जो बर्नर का फ्लेम है वो येलो और ऑरेंजिश हो जाता है। तो उसे क्लीन करना होता है, प्रिक करके निडल उसे क्लीन करते हैं और फिर उसमें कंप्लीट कंबशन फिर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये सब वही है जो यहाँ पर दिखा है। देखो एक बार इसे पढ़ो, मुझे तो नहीं लगता यहाँ पर और कुछ है जो नहीं कवर किया है। देखो यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो दिखा, The unsaturated hydrocarbons, alkenes और alkynes burn with a sooty flame, क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है यहाँ इट इज कंपैरेटिवली इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कंपैरेटिवली हायर। कैसे? देखो स्ट्रक्चर देखते हैं। मान लेते हैं हम एल्केन, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के सेकंड कार्बन एटम्स के फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। दिस इज C2H6, डबल से 2 ज्यादा। दिस इज C2H4, एग्जैक्टली डबल। दिस इज डबल से 2 कम। यही फॉर्मूला होते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन विद 2 कार्बन एटम्स, तीनों का यही फॉर्मूला है। दिस इज इथेन, दिस इज इथीन एंड दिस इज इथाइन। आप ये देखो यहाँ पर अगर आप कार्बन इज टू हाइड्रोजन की रेशियो देखो, दैट इज 2:3 मीन्स फॉर एवरी 1 कार्बन देयर आर 3 हाइड्रोजन। तो कम अभी रेशियो इस पे बात करते हैं कि इट इज लो हेयर। यहाँ पर देखें फॉर हेयर इट इज 2:4, फॉर एवरी 1 देयर आर 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखें 1:1 है ना, 2:2 इज 1:1। तो यहाँ पर देखो जो कार्बन का रेशियो है इट इज हाइयर, कंपैरेटिवली हाइयर, है ना। यहाँ सिर्फ 2 हाइड्रोजन पर 1 कार्बन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन पर 1 कार्बन है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन हेयर इज मोर, कंपैरेटिवली मोर। इसीलिए जब कार्बन ज्यादा होगा, ज्यादा कार्बन होगा और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना होगा, तो फिर ऑक्सीजन इनसफिशिएंट हो जाएगी ना ज्यादा कार्बन के साथ। तो गॉट इट और नॉट बच्चे? अगर कार्बन कम है हाइड्रोजन की रेशो में, तो फिर ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे तो कंप्लीट कंबशन होगी। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एल्केन्स इज लो, इसीलिए कंप्लीट कंबशन हो जाता है बेटा, और इसीलिए नॉन सूटी फ्लेम आता है, और इसीलिए फ्लेम ब्लू कलर का होता है। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? यहां पर परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हाई, इसीलिए इनकम्प्लीट कंबशन होता है। नोट कर रहे हो सब लोग जल्दी से? इसीलिए सूटी फ्लेम आएगा, इसीलिए या तो येलो और या फिर ब्लैक। बहुत ज्यादा सूटी हो गया तो ब्लैक। ठीक है बच्चे, आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? नोटेड। चलें आगे। लिख लो रजत बेटा, अगम लिखो बेटा, जल्दी 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 लिखो फटाफट से।
नोटेड एवरीवन? बेटा अब जिस हिसाब से एग्जाम पेपर में सिर्फ 30% लर्निंग वर्क रह गया है ना, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कुछ भी केस स्टडी बना सकते हैं वो लोग, एनीथिंग. So you'll have to relate everything that you study with your daily life activities, जहां से वो केस स्टडी निकाल पाएंगे. ओके, चले अभी आगे बेटा. अब नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं? एसिटाइलिन विच इज इथाइन. इथाइन का कॉमन नेम है एसिटाइलिन. ये भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. ये भी वेरी सूटी फ्लेम के साथ बर्न होता है. इनकम्प्लीट कंबशन होती है क्योंकि इसके अंदर भी बहुत हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन है. द टेम्परेचर ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड is also not high. Now if a mixture of acetylene and pure oxygen is burnt, then acetylene burns completely, producing a blue flame. The oxyacetylene flame or oxyacetylene flame is extremely hot and produces very high temperature, which is used for welding metals. तो जो आप ब्लू फ्लेम देखते हैं ना, जब वेल्डिंग कर रहे होते हैं अंकल, कभी देखा हो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, वो एक्चुअली ऑक्सी एसिटाइलिन होता है बेटा. प्योर ऑक्सीजन के साथ एसिटाइलिन इथाइन का मिक्सचर होता है. ये वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज होता है. वैसे इथाइन की जो प्रॉपर्टी थी, अकेला इथाइन अगर आप बर्न करेंगे तो उसके अंदर बहुत ज्यादा सूटी फ्लेम आता है. तो उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उसके अंदर प्योर ऑक्सीजन मिक्स कर दिया गया और बर्निंग की गई. आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? अब जो बर्निंग होगी वो बहुत हाई टेम्परेचर देगी. तो mixture of acetylene, ethane and air is not used for welding because burning of acetylene, ethane in the air produces sooty flame due to incomplete combustion, which is not so hot to melt metals. याद रखना acetylene और air नहीं है, it is pure oxygen. Acetylene and pure oxygen which is used for welding. आ गई ना बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? मोस्ट कॉमन फ्यूल्स कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन. ज्यादातर फ्यूल्स के अंदर कार्बन का परसेंटेज जो है वो बहुत हाई है, जैसे कि अनसैचुरेटेड वंस में. सो इट इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट टू बर्न देम कंप्लीटली. उनका कंप्लीट कंबशन होना जरूरी है. इनकम्प्लीट कंबशन जो है उससे क्या डिसएडवांटेज होंगी? उससे अनबर्न्ड कार्बन रह जाएंगे जो सूट में निकलेंगे, जो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करेंगे, ब्लैकन करेंगे कुकिंग यूटेंसिल्स को, चिमनीज को फैक्ट्रीज में ब्लॉक कर देंगे टार बनाकर ना वहां पर. The incomplete combustion also leads to formation of extremely poisonous gases. सुनो अगम, बहुत सारे पटाखे फोड़ने हैं ना. Called carbon monoxide. A yet another disadvantage is that the incomplete combustion of fuel produces less heat and than that of produced by complete combustion. आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? तो सब चीज का लॉस है. अगर फ्यूल का सोचें तो फ्यूल का लॉस है, एनर्जी लॉस हो रहा है. और यहाँ पर कंप्लीट कंबशन में अच्छा एनर्जी आता है फ्रॉम द सेम फ्यूल. कंबशन क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एक एग्जाम्पल एसिटाइलिन ऑक्सी एसिटाइलिन याद रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. नोट्स में लिख लिया सबने? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझाऊं? राइटिंग टाइम चाहिए या डन है? कितने मिनट्स दूं? 3 मिनट्स दूं प्रॉपर्टी लिखने Yes. के लिए? ओके, गिवन. राइट बच्चे, नाउ व्हाट वी नीड टू डिस्कस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अगेन हमने पहले भी डिस्कस किया है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किन किन कंपाउंड्स पर होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पर होता है ना, बिकॉज दे आर क्वाइट अनरिएक्टिव, बिकॉज दे कंटेन ओनली वन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. और एक सिंगल बॉन्ड से ही वो अटैच है, तो दैट इज द लीस्ट पॉसिबल. एक कार्बन को दूसरे कार्बन से कंबाइन करने के लिए दैट इज द लीस्ट पॉसिबल थिंग. इसीलिए वो बाकी और किसी से रिएक्ट नहीं करते. दे डू नॉट रिएक्ट विद मेनी सब्सटेंसेस. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हाउएवर अंडर
राइट बच्चे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर क्लोरीन हेलोजन्स के साथ आप यूज करें इसे, तो वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इसकी जो पूरी सीरीज है हमने एक बार डिस्कस कर रखी है, फिर से एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। CH4 के अंदर जब आपने एक बार क्लोरीन गैस पास की तो इट विल बिकम CH3Cl। 4 साइड्स पे H अटैच था, एक सब्स्टिट्यूट हो जाएगा Cl से, है ना? याद है ना ये? अनवी स्क्रीन पर देख रहे हो बेटा? अब ये क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? ये, और साथ में ये जो एक H है ये इस एक Cl के साथ रिएक्ट करके बाहर आ जाएगा। गॉट इट और नॉट बच्चे? आ गई बात समझ में? अब इसी को ही सीरीज ऑफ रिएक्शन करते जाओ। जब CH3Cl में एक और Cl2 गैस पास करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये CH2Cl2 हो जाएगा। CH2Cl2 में एक और बार क्लोरीन गैस पास करो, वो CHCl3 हो जाएगा। CHCl3 में एक और बार Cl2 गैस पास करो, CCl4। ओह शिट, एक मिनट बेटा। हाँ जी बेटा, ओके। तो ये जो चेन है पूरी की पूरी, ये क्या हो रहा है, ये बार बार सब्स्टिट्यूट हो रहा है एक हाइड्रोजन विद 1 Cl। अंडरस्टूड बच्चे और नॉट? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम of the hydrocarbon are replaced by some other atom like chlorine is called substitution reaction, right? इसे क्लोरीनेशन भी कहते हैं। इस मेथड को यू कैन कॉल एज क्लोरीनेशन एज वेल, क्योंकि आप बार बार इसे क्लोरीन से डिस्प्लेस करवा रहे हैं। और देखिए, यस, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है विद क्लोरीन, दिस हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट है। देखो यही वाला मिथेन के साथ ही हमने एग्जाम्पल किया है, Cl2 पास कर रहे हैं, ये क्या बना, इसका नाम क्या रखेंगे? इट इज क्लोरोमीथेन। पहले हमने बात की थी ना कि आप पहले हेलोजन ग्रुप रखेंगे, हेलो एल्केन्स बनते हैं। नॉमेक्लेचर किया है, सबको याद है? जब आपने हेलोजेंस के साथ रिएक्ट किया तो आपने हेलोजेंस लिखे इस तरीके से एल्काइल चेन के साथ, और जब आप इसे रीड करेंगे तो हेलो को पहले रीड करेंगे, देन एल्केन चेन को। अभिनव ने मिस किया ना ये पार्ट। अभिनव बेटा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की नॉमेक्लेचर वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वीडियो से कवर करना है। ओके, तो एक तो प्रीवियस ईयर के रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल है, फर्स्ट सेशन अपलोड हो चुका है, और अब मैं आज शाम को शायद बाकी सारे सेशंस भी, जब तुम्हारी क्लास का टाइम है, जब आप लोग की क्लास लेनी नहीं है, तब आप लोग की सारी 10th की रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दूंगी। ठीक है? तो हेलोजन्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेनीन। ठीक है? ये होते हैं हेलोजन ग्रुप। और जब भी आप किसी एल्केन के अंदर, अभी तो अभिनव को ये भी नहीं पता होगा एल्केन क्या है ना अभिनव? सारा कुछ मिस कर दिया है ना ये? पर कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग से इसे ये दिवाली ऑफ्स में प्लीज कवर कर लेना। तो जितने भी एल्केन्स हैं, जब आप उसके अंदर क्लोरीन या कोई हेलोजन ऐड करते हैं तो एडिशन नहीं हो पाता, सब्स्टिट्यूशन होता है। NH इज गेट रिप्लेस्ड बाय दैट हेलोजन एटम, और फिर बन जाते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, जिस ऑर्डर में मैं ये बोल रही हूँ उसी ऑर्डर में नाम बोला जाएगा। अगर क्लोरीन डाला है तो क्लोरो, और मिथेन में डाला है तो मिथेन, क्लोरो मिथेन। अच्छा, बीच में हाइफन नहीं आएगा, हाइफन आता है नंबर और लेटर को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो इट विल बी क्लोरो मिथेन।
क्लोरोमीथेन। Excuse me, ma'am. हाँ जी बच्चे। Ma'am, till when is the class going to go on? I have another class at 12:30. 1 o'clock तक डिसाइड हुआ था, 2 hours का सेशन था बेटा आज हमारा। अच्छा. कोशिश करेंगे ना आज इस चैप्टर को फिनिश करेंगे बच्चे। Ma'am, can I cover the 30 minutes that I leave from the video? यस ओके। Okay. देखो बेटा यही पूरी चेन है जो हमने अभी डिस्कस की। वहां पर CH3Cl बना, क्लोरोमीथेन, वहां पर मिथाइलिन डाइक्लोराइड, ये कॉमन नेम है मिथाइलिन डाइक्लोराइड, और वैसे आप इसे बोलेंगे डाइक्लोरोमीथेन। देखो दोनों तरीके के नाम है यहाँ पर गिवन। आयुपेक नेम है क्लोरोमीथेन और डाइक्लोरोमीथेन है ये, 2 क्लोरो हो गए ना, बट है मिथेन, पेरेंट एल्केन तो मिथेन ही है ना, इसीलिए नाम पीछे मिथेन ही आएगा। तो ये हो गया डाइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट हो गया ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन ये रहा, और नेक्स्ट हो गया टेट्राक्लोरोमीथेन। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? तो कॉमन नेम और उसकी लिस्ट बनाएं साथ ही में इसकी। जल्दी से नोट करो ये सारे जो हम लिखेंगे अभी। सबसे पहला कंपाउंड बना जहां पर CH3 एक Cl, राइट बच्चे? तो नेम इज अरे क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। ठीक है, और इसका क्या नाम देंगे? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्या है? CH2Cl2। आयुपेक नेम हुआ इसका डाई क्लोरो, विदाउट एनी गैप इन बुकिश स्क्रिप्ट विल राइट डाई क्लोरो, ये रनिंग हैंड राइटिंग में नहीं लिखना है, मिथेन, डाई क्लोरो मिथेन। और यहाँ पर क्या हो गया? इट इज मिथाइलिन डाइक्लोराइड, राइट बच्चे? नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो गया CHCl3, 3 Cl हो गए, एक ही H रह गया, तो दिस इज ट्राई T स्मॉल, ट्राई क्लोरोमीथेन। और नाम क्या हो गया इसका? क्लोरोफॉर्म। लास्ट स्ट्रक्चर रह गया। अब वो जो एक H था वो भी रिप्लेस हो गया, CCl4, तो इसका नाम टेट्रा, 4 हो गए ना, 4 मीन्स टेट्रा, ये T कैपिटल नहीं आना है, टेट्रा क्लोरोमीथेन। और या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कॉमन नेम्स और आयुपेक नेम्स नोट कर लो जल्दी से, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। क्विकली राइट एवरीवन। Ma'am, we already wrote this when we made substitution. कॉमन नेम्स के साथ नहीं लिखा था ना बच्चे? बाकी जो भी एल्केन्स का नाम हो, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं और ये सब के सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। नोटेड? चले आगे। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम करेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या है, ये आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ करते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर कहूं कि आई एम यूजिंग इथीन,
तो फॉर्मूला क्या है, C2H4 डबल होता है ना एल्कीन्स में, H C से डबल होते हैं इथीन में, एल्कीन में। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे है, C डबल बॉन्ड C और बाकी H सेटिस्फाइड है, राइट बच्चे। अगर मैं इसके अंदर लेट्स से 2 हाइड्रोजन या हाइड्रोजन गैस पास करती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड जो है ना बेटा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा एक। दिस क्रिएट्स अ स्कोप ऑफ एडिशन। कैसे, ये जो है कंपाउंड ये C टू C सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा, इनके पास पहले से 2 H थे ईच के पास, अब लेकिन एक एक वैलेंसी एम्प्टी हो गई, एक एक हैंड खाली हो गया कार्बन का, राइट और नॉट। जो ए यहाँ पर बॉन्डेड था कार्बन टू कार्बन वो टूटकर फ्री हो गया। अब यहाँ पर देयर इज अ स्कोप ऑफ एडिंग दीज 2 हाइड्रोजन। गेटिंग इट और नॉट बच्चे, आ रही है बात समझ में, व्हाट इज एडिशन रिएक्शन। तो इथीन को आपने इथेन बना दिया, व्हाट इज दिस, एडिशन हो गया ऑफ हाइड्रोजन, उसी कंपाउंड के अंदर और ऐड हो गया। सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि स्कोप था, बॉन्ड ब्रेक करके स्कोप था वहां पर, आपने उसे और ऐड कर दिया हाइड्रोजन उसके अंदर। दिस इज एडिशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं जो हमने अभी किया। पर चलो इसे अभी स्टडी करते हैं क्या कह रहा है ये यहाँ पर। वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एडिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंबाइन विद अनदर सब्सटेंस टू गिव सिंगल प्रोडक्ट। एक ही चीज और बनेगी ऐड होकर, दैट इज एडिशन रिएक्शन। Addition reaction like addition of hydrogen, chlorine or bromine are characteristic property of unsaturated hydrocarbons. इससे unsaturated hydrocarbons को आप identify भी कर सकते हो। Addition reactions are given by all unsaturated hydrocarbons containing double or triple bonds. किसी में double bond भी होगा, triple bond भी होगा, तो break होकर there is a scope to add further elements there. That is, addition reaction are given by all alkenes and alkynes. Sorry. We will now describe an addition reaction in which hydrogen is added to unsaturated hydrocarbon, carbon to carbon double bond. This simplest alkene is ethene. और ये देखो ये वही चीज है जो हमने डिस्कस की है, यहाँ पर निकल एज कैटलिस्ट डालना जरूरी है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे एग्जाम। तो इथीन के अंदर हाइड्रोजन डाला तो दिस इज हाइड्रोजनेशन और एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये CH3 मतलब इथेन में चेंज हो गया, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को यू हैव सैचुरेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रोजन। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? हाउ विल यू चेंज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इनटू सैचुरेटेड वंस? बाय एडिंग हाइड्रोजन टू इट। आ गई बच्चे बात समझ में? चले अभी आगे। ओके अभी मीटिंग किस किस की लीव हो गई है? विदुषी की लीव हो गई है, और कौन गया है क्लास से? अद्विका, अद्विका भी नहीं है ना क्लास में? तो अद्विका एंड विदुषी सिर्फ 2 ही ना, बाकी सब तो है। चले अभी आगे। ओके प्लीज नोट that in this reaction one hydrogen atom is added to each carbon of ethene due to the opening up of the double bond there. We can also say that one molecule of hydrogen is added to the unsaturated hydrocarbon ethene having double bond to saturate it or make it saturated hydrocarbon ethane. In general, unsaturated hydrocarbon adds hydrogen in the presence of nickel as a catalyst or palladium Pd to form saturated hydrocarbon. तो निकल या palladium दोनों यूज हो सकते हैं। The addition of hydrogen to unsaturated hydrocarbons is called as hydrogenation. ठीक है बच्चे? The process of hydrogenation has a very important application in the industry, that is making वनस्पति घी। पता है क्या होता था पहले? एक तो होता था घी जो एनिमल फैट से बना है ना? एनिमल फैट एज इन, नो एनिमल फैट नहीं, मिल्क से, एनिमल से ऑब्टेन्ड मिल्क से जो घी बनाते थे, दैट वाज वन घी, नो, प्योर घी। और एक था डालडा। आपकी सबकी मदर्स ने सुना होगा, ये लास्ट जनरेशंस ने बहुत सुना है, हमारी जनरेशंस ने यूज नहीं किया है ये डालडा, पर इससे पिछले वाली जनरेशन ने डालडा का नाम जरूर सुना होगा। इट लुक्स आइडेंटिकल टू घी, बिल्कुल वैसा ही रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाने वाला,
सर्दियों में, तो ये वैसा ही होता है बिल्कुल दिखने में, लेकिन एक्चुअली इसमें घी के कोई बेनिफिट्स नहीं होते। और ये बनता कैसे है? ये प्लांट ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे वेजिटेबल ऑयल, मस्टर्ड हो गया, अलग अलग सीड्स के ऑयल्स हो गए, उन ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वो होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और उनकी हाइड्रोजनेशन से आप जो उसे सैचुरेट कर देते हो, तो वो बन जाता है वनस्पति घी। वाई वनस्पति? वनस्पति बिकॉज प्लांट ऑयल था ना, तो प्लांट घी बना दिया। वनस्पति इज प्लांट, फॉर द वर्ड यूज्ड फॉर प्लांट्स इन हिंदी। वनस्पति और वेजिटेबल मींस प्लांट्स, नो? तो प्लांट बेस्ड ऑयल का बना हुआ घी इज वनस्पति घी। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल से वो बनाया जाता था, बट वैसे बहुत अनहेल्दी होता है खाने में, तो इसीलिए धीरे धीरे अब विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स ये यूज में होना बंद हो गया है। The vegetable oils like groundnut oil, cottonseed oil, and mustard oil are unsaturated compounds containing double bonds. They are in liquid state at room temperature. Oils तो liquid होते हैं room temperature पर. Due to presence of double bonds, vegetable oil undergo addition of hydrogen just like alkenes to form uh, alkanes, है ना? अभी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वेजिटेबल घी और वनस्पति घी विच आर सॉलिड और सेमी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो प्रॉपर्टी घी वाली है कि सॉलिड हो जाएगा या सेमी सॉलिड हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, जैसे घी हो जाता है। तो इन अब और ये बना कैसे है? हाइड्रोजनेशन से। आपने क्या किया? ये देखो, वेजिटेबल ऑयल का फॉर्मूला इथीन जैसा सिंपल नहीं होता, इट्स लॉन्ग चेन बेटा, बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन होता है ऑयल। मतलब अगर कुछ ऑयल्स का नाम बताऊं तो किसी में C17 भी है, C35 भी है, तो बहुत बड़े बड़े मतलब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो ऑयल के होते हैं मॉलिक्यूल्स। और इसके अंदर जब आपने हाइड्रोजनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो बॉन्ड ब्रेक हो गया और स्कोप क्रिएट हो गया वहां हाइड्रोजन के ऐड होने का। तो हाइड्रोजन ऐड हो गया ना उसके अंदर, और तो दिस इज वनस्पति घी। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? Vegetable oils containing unsaturated fatty acids are good for our health. जो vegetable oils थे ना वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे थे. We should therefore use oils for cooking. इसीलिए oils को use करना चाहिए cooking के लिए. Some of the common cooking oils are sunflower oil, curry oil, soybean oil, groundnut oil. These are available in the market under the brand names such as Sundrop, Saffola, Fortune, Dalda. Why are they making an advertisement here? These saturated fats like vegetable ghee obtained by hydrogenation are not good for health. ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं थे, क्योंकि इसके अंदर आपने हाइड्रोजन ऐड करके इसकी शक्ल तो घी जैसी बना दी। देखो घी जैसा हो गया ना, ऐसे नहीं लग रहा जैसे डब्बी में गाय का घी है ये, है ना? घी जैसा तो लग रहा है, लेकिन ये हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। They are available in the market under the brand name Dalda. Dalda was the most famous name. मतलब इसका जैसे वो कोलगेट टूथपेस्ट का नाम ही कोलगेट हो गया था ना पहले, विद अदर ब्रांड मोनोपोली की वजह से, तो इसको मोस्टली बुलाते ही डालडा घी थे। देन रथ एंड पनघट वर अदर ब्रांड्स फॉर इट. The animal fats like butter or desi ghee are also saturated, containing saturated fatty acids which are said to be harmful for health if taken in large amount. अगर आप दूसरा घी भी कंज्यूम करो, बटर और देसी घी जो एनिमल फैट से, एनिमल ऑब्टेन्ड मिल्क के फैट से बना है, तो वो भी हेल्थ के लिए हार्मफुल ही है। चले अभी आगे, एडिशन रिएक्शन डिस्कस कर लिया हमने। एडिशन रिएक्शन में सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, आप क्लोरीन ब्रोमीन भी ऐड कर सकते हो, है ना? कोई भी इनमें से कंपाउंड ऐड किया जा सकता है. द एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन पर्टिकुलर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ unsaturated compounds. For this purpose, bromine is used in the form of bromine water, and the solution of bromine in water is called bromine water. Bromine water because it is reddish brown color, no, उसकी presence जो है of bromine की वो उसे रेड ब्राउन बना देती है ब्रोमीन वाटर की. So now when it is added to unsaturated hydrocarbons, then bromine gets added to the unsaturated compounds and the reddish brown color of the water is discharged. It becomes colorless. So if an organic compound decolorizes bromine water, then it is said that it is unsaturated hydrocarbon. तो लिख दो जल्दी से, test for, heading लिखो test for
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? क्वेश्चन आएगा कि आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दिए गए हैं, आइडेंटिफाई करो कौन सा है। तो उसमें से अनसैचुरेटेड वंस कैन बी आइडेंटिफाइड टुगेदर विद ब्रोमीन वाटर टेस्ट, क्योंकि जैसे ही एडिशन रिएक्शन होगा ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाएगा। ठीक है, जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं सब ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देते हैं, बट अल्केन्स नहीं करते। तो क्लियरली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो अगर इथीन और इथाइन की बात हो रही है तो वो डीकलराइज करेंगे, बट इथेन जो है वो डीकलराइज नहीं करेगा ब्रोमीन वाटर को। तो दिस कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड वंस। वाओ, गुड वन। देखो एक उसका एप्लीकेशन बताया है, वी कैन डिस्टिंग्विश केमिकली बिटवीन अ कुकिंग ऑयल एंड अ बटर बाय ब्रोमीन वाटर टेस्ट। बटर और कुकिंग ऑयल में डिफरेंशिएट कर लो। ऐड ब्रोमीन वाटर टू अ लिटिल ऑफ कुकिंग ऑयल एंड बटर टेकन इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स। कुकिंग ऑयल क्या करेगा? डीकलराइज कर देगा, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड है ना, ऑयल से डीकलराइज हो जाएगा। और बटर जो है उसे डीकलराइज नहीं करेगा, क्योंकि बटर इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लिख लो जल्दी से, बटर इज बटर, घी, Ma'am, first it turns the solution white and then it decolonizes, right? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ऑयल्स क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड वंस। ठीक है बच्चे, Easy, आई ma'am. थिंक हाँ बेटू, Ma'am, the unsaturated solutions first turn the solution bromine water white and then they decolorize it, right? तो टर्निंग व्हाइट इज डीकलराइजिंग ओनली नो बेटा। Ma'am, उसके बाद it turns transparent again. अगेन Yes, ma'am. Like it turns white first, milky white, and then it turns transparent again. इट टर्न्स ट्रांसपेरेंट, आई नो। मिल्की वाइट वाला प्रोसेस आई कुडंट रिकलेक्ट, मैं कंफर्म कर सकती हूँ, Different bits किया है being स्कूल में एक्सपेरिमेंट में, कि मुझे बीच में वाइट कलर मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आई कंफर्म विद दैट एक्टिविटी एंड गेट बैक टू यू। नोट कर लो बेटा ये जल्दी से, और फिर हमें बात करनी है इथेनॉल की। अब ये सिर्फ दो लास्ट टॉपिक्स बाकी हैं बेटा, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में। soaps भी है, ma'am. और क्या है? अरे सोप्स और डिटर्जेंट्स में कुछ खास नहीं है। बोलो तो आज ऐसा करते हैं, सोप्स और डिटर्जेंट्स फिनिश कर लेते हैं, और वो जो प्रॉपर्टी बेस्ड चीजें हैं उसके लिए वापस आ जाएंगे। Yes, बोलो, ma'am. है ना? सोप्स और डिटर्जेंट्स इजी है, इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। Ma'am, आज 4:30 क्लास होगी? करना ही है फिनिश तो आ जाओ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसा मेरी कोई कमिटमेंट नहीं है कहीं पे भी, करनी है अच्छा है कर लो, सारी आगे की छुट्टियां हम अभी कंपनसेट हो खत्म जाएंगी। कर दो मैम। अभी? और बेटा शक्लें देख सबके बच्चे, वो मैम देख मैम तुम्हारा, देख वेकेशन उसका, है मैम, और क्या है इससे काम। इससे अब बेटा उसका बर्थडे बेचारे का, देख तो वो यॉर्निंग करे बैठे। इससे ज्यादा कैपेसिटी थोड़ी हो सकती है थियरी 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 समझने की, है ना? तो सोप्स और डिटर्जेंट्स करते हैं अभी, और कोशिश करते हैं चलो 4:30 मिलते हैं वापस। नहीं, तो आज 2 एक्स्ट्रा सेशंस हो जाएंगे ना, तो दिवाली के 2 ऑफ्स कंपनसेट हो जाएंगे यहीं पे, है ना? एक मैम दिन और 3 पकड़ सेशन लोगे हो तो गया ना? तो एक तो आज की क्लास भी थी ना बेटा, आज की क्लास भी तो होनी थी, उसको कंपनसेशन में किधर डाल रहे हो? मैम शाम को मैंने बाहर जाना ऑल्दो था. मैं तुम्हारे लिए मैं कोई क्लासेस का काउंट रख ही नहीं रही हूँ बेटा, वो तो ऐसे तुम्हें खुश करने के लिए ख्याल अच्छा है। ये तुम्हारे लिए तो कोई क्लासेस का नंबर सेट है ही नहीं, आओ और पढ़ो बस, ठीक है? मैम शाम को जाने गए थे. किधर जाना है? देखो क्रैकर फोड़ने जाना होगा, जिधर भी जाना होगा मैं तेको जाने नहीं दूंगी। मैं तेरी दिवाली नाइट पे भी क्लास रखूंगी, एक्स्ट्रा क्लास, मैं आऊंगा थोड़ी. 7 o'clock, जब भी आऊंगा. दिवाली पूजन खत्म होकर क्रैकर्स फोड़ने का टाइम है, तब तेरा और मेरा क्लास का टाइम होगा। नहीं, तुझे तो मैं पॉल्यूशन करने नहीं दूंगी। तो करूंगा.
मैं तो करूँगा गंदा बच्चा। चलो बेटा सोप्स खत्म करें, वो हैव टू गो आउट शाम को क्लास में। रिकॉर्ड कर दूंगी तेरे लिए, टॉपिक तो हो जाने दे। अच्छा कितने बच्चे हैंड रेज करो, चलो दिखाओ, आ जाओ। कितने बच्चे, ये देखो मैम साथ में किसके लिए? यॉन कर मैम रही, साथ कितने में हैंड। बच्चे क्या? इवनिंग के क्लास के लिए जहाँ कर रहे हैं। अगम ने हैंड रेज किया, अगम की वोट टेकन। अच्छा अगम ने हैंड रेज पता है क्यों किया है? क्योंकि सर है पीछे। वो देखो देखो, नेटवर्क ही बदल गया एकदम उसका, देखो। अभी वो मैम मना कर रहा था शाम की क्लास के लिए, अभी सिग्नल्स ही चेंज हो गए एकदम। कब से तो ऑन है मैम। कब से? अच्छा कब से कह रहा है तू शाम की क्लास करनी है ना? नहीं, नहीं करनी है? इतने हाथ ऊपर हो गए मैम, हाँ बहुत हाथ ऊपर हो गए मैम। मतलब मैं तेरी वोट ही नहीं समझ पा रही हूँ। हैंड रेज्ड है उन बच्चों की जिन्हें शाम की क्लास करनी है। अच्छा कर लिया उसने नीचे, ओहो वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो। मैंने सोचा सर की वजह से, सर रूम में है तो नेटवर्क कनेक्शन ठीक हो गया उसका। फिर सिर्फ तीन, दो ही बच्चे। कितने? 1 2 3 4 5, 5 हैं। मैम 5 कैसे? मैम नहीं भी करना वो भी अच्छा फाइन। बीच में मैं भी तो हूँ, राइट। चिन्मय है, अनघा है, प्रिशा, मुझे मैंने सोचा बीच में कुछ एक ब्लैक सा और है तो वो बैक हो गई। एक तो चिन्मय बेटा बंद कर दे एल्विन चिन्मय लिखना, तू अपना पूरा नेम ही लिख कर आया कर। मैम एक बार बदल दिया, बाकी टाइम बदलना भूल गया। नहीं नहीं, उसको मीटिंग में एंटर करने से पहले चेंज कर दे, फिर हर बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। मैम भूल जाता हूँ। ठीक है, मीटिंग में एंटर करने से पहले एक बार चेंज कर दे। मैम तो रहने मैं दो ना, तो क्या प्रॉब्लम है? देखो आई एम यूजिंग माई वीटो पावर हेयर, और इसीलिए शाम को क्लास है। और मैम ये एमयूएन नहीं है वीटो पावर आपके पास। अच्छा किसने कहा नहीं? अरे नहीं, MUN बेटा यहाँ सारी पावर ही मेरे पास है। वीटो छोड़ो आप, वीटो सारी पावर, ऑल पावर लाइज इन माय हैंड ओनली बेटा। पावर है, ऐसे नहीं यूज कर सकते उसको। मैम अच्छा प्लीज मत लो। कह रहा है एमयूएन थोड़ी नहीं है आपके पास, पावर ही नहीं है। You need more people from your block to first agree with that you have veto power. But unfortunately, you're the only one from your block, so you cannot use your veto power. You cannot exercise those powers. आगो मेरे पास एक पावर अभी और है, पीछे से सर को बुलाऊं क्या? मैम बट वो तो वापस एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा ना वीटो ये पावर। एक्सप्लोइटेशन नहीं है, ये आई एम शोइंग यू माय पावर देन। नहीं मैम, वीटो पावर ऐसे यूज कर ही नहीं सकते। हम पिटाई करके भी वीटो पावर यूज कर सकते हैं। वो है लेकिन वीटो पावर नहीं तो कर सकते। अभी क्या सब लोग को नहीं करना है शाम का क्लास? मत नहीं करो, करना मेरा क्या मैम है। प्लीज। एक दिन और संडे को क्लास लेना पड़ेगा, मेरा क्या है, कल क्लास लूंगी और ये दिवाली ऑफ से पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड फिनिश होगा ही होगा, होगा ही होगा। दिवाली के ऑफ पे जाने से पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ओवर होना ही चाहिए, नहीं तो दिवाली ऑफ नहीं दे रही हूँ आप लोग को मैं। अभी करा लो फिर मैम, अभी करा लो, शाम को मत दूंगा फिर। नहीं फिर संडे मॉर्निंग मिलते हैं। अभी मैम अभी अभी मैम नहीं मैम हाँ संडे अभी टुडे करवा लो, 4:30। कोई बात नहीं। अभी अभी करा लो। एक और आवर, कर लेंगे एक मैम। एक कर आवर लेंगे लग मैम। जाएगा। मैम कर क्या लेंगे। करो, लेंगे संडे मैम। मॉर्निंग कर लो, क्लास और फिर असेसमेंट मैम कर दो। संडे नहीं, मैम संडे संडे को को नहीं तुम पापा का करना। बर्थडे सोप्स है। एंड मैम संडे डिटर्जेंट्स पढ़ नहीं। लो, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स पढ़ लो, उसके बाद डिसाइड करना। संडे संडे तो ऐसे कह रहे हो, संडे नहीं, जैसे टेस्ट के लिए तो आना ही नहीं पड़ेगा। अरे तो हो गया ना मैम ऑलरेडी। कौन सा हो गया? वो तो सिर्फ आपका और अनका का हुआ था। हाँ तो वो हो गया ना मैम मेरे पास। पूरा कंप्लीट किधर हुआ? सिर्फ मैथ्स का हुआ, साइंस का किधर हुआ? वो फिर भी मैम थोड़ा सा। साइंस का आज दे दो। मैम तो हाँ कल अभी देखो। टेस्ट एंड असेसमेंट नहीं, क्लास एंड असेसमेंट। नहीं मैम, क्लास मैम में। अच्छा ऐसा मत देखो ऐसा करो कर सकते हैं हम, आई कैन गिव यू अ लिटिल दिवाली कंसेशन, दैट इज कि आप लोग अगर मुझे टेस्ट होमवर्क में करके दे दो कल, और 1 आवर पढ़ लो बस मेरे साथ, बस पढ़ लो 1 आवर, ठीक तो फिर करेंगे। आपको दिवाली ऑफ भी मिल जाएगा पूरा। मैम है एक्सक्यूज मी मैम मैम। अभी पढ़ा दो। यस मैम मैम प्लीज। किसी में कैपेसिटी नहीं रहेगा। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स फिनिश तो करो, 20 मिनट्स तो इसी में लगेंगे अभी, कम मैम से कम चले। 15 मिनट्स तो। 1 o'clock से और आगे भी पढ़ना, इतनी इतना कैपेसिटी है आराम से मैम। एब्जॉर्बिंग। मैम बिल्कुल। चलो
ऐसे थोड़ी वन शॉट वीडियोस में नहीं आ रहा है समझ में, तब भी बैठना है क्योंकि शाम को आना नहीं है। चलो अच्छा, अभी देखते हैं, डिसाइड करते हैं, पहले सोप्स एंड डिटर्जेंट्स फिनिश करते हैं, ठीक है। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, व्हाट आर दीज? ये क्या होते हैं? ये एक्चुअली जो हमने अभी बात की ऑयल्स, है ना, उन्हीं से ही बने हुए सॉल्ट्स होते हैं। तो कुछ ऑयल्स लिए जाते हैं और सच में बताओ, किसी ने कभी सोप्स बनते हुए देखे? कभी भी नहीं, किसी ने भी नहीं। मैंने देखे व्हेन आई वाज वेरी यंग, मेरी नानी के घर पे बनते हुए मैंने सोप्स देखे हैं। वो किसी ने मार्केट में देखा, इतना बड़ा बड़ा ब्राउन सा, ऐसे बहुत बड़ा सा ब्राउन सा बार आता है क्लोथ्स वॉश करने के लिए, इतना बिग सा, नहीं, मतलब बिगर देन योर हैंड स्पैन, नो, इतना बिग बिग वो क्यूब होता था सोप का। और ये घर पर बनाए जाते थे, पुरानी लेडीज सोप्स भी घर पर खुद बनाती थी। और वो कैसे बनाते थे? ऑयल्स लेते थे और उसके अंदर सोडा, सोडा डालते थे, सोडा। और सोडा इज अ सोर्स ऑफ सोडियम। सोडियम के साथ जब ये ऑयल्स रिएक्ट करते हैं तो ये एक सॉल्ट बनाते हैं, और ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये सोप होते हैं बेटा। चलो पढ़ते हैं, क्या है सोप? इट इज अ सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स which are which has cleansing properties in water। तो सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट्स लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ, जिनकी वाटर के साथ क्लिनजिंग प्रॉपर्टी हो, उन्हें आप सोप्स कहते हैं। इसके अंदर नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप होता है और आयनिक ग्रुप होता है। मतलब सोप के अंदर दो चेन्स होती हैं, एक हेड पार्ट होता है और एक टेल पार्ट होता है सोप के स्ट्रक्चर के अंदर। जो COONA पार्ट है, ये एक पार्ट है जो कि आयनिक पार्ट होता है इसका, और बाकी जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो नॉन आयनिक होती है। जैसे दो सॉल्ट्स का सोप्स का एग्जांपल दिया गया है, वन इज सोडियम स्टीयरेट, अनदर इज सोडियम पाल्मिटेट। अब ये क्या किया गया, स्टीयरिक एसिड लिया गया, देखो ये रहा स्टीयरिक एसिड C17, और ये लिया गया पाल्मिटिक एसिड C15। ये दोनों एसिड्स थे, फैटी एसिड्स थे। इन दोनों फैटी एसिड्स के साथ जब आपने रिएक्ट किया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो क्या हो जाएगा, यहां से देखो, ये जैसे वो वाला स्ट्रक्चर नहीं था एसिटिक एसिड वाला, CH3COOH, पढ़ा है ना एसिटिक एसिड? तो हमने क्या पढ़ा था कि वो यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ये पार्ट नेगेटिव आयन बन जाता है, ये पॉजिटिव आयन बन जाता है। ऐसे ही पढ़ा था हमने एसिटिक एसिड के बारे में। बिल्कुल ऐसे ही ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, C17H35 COOH, और ये यहाँ से ब्रेक होगा। और जो आप Na पुट करोगे, जब आप इसके साथ NaOH रिएक्ट करोगे, तो ये जो Na है ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। रिएक्शन नेक्स्ट पेज पे आएगा, इप्सा तब नोट करना। C17H35 COONA, गॉट इट और नॉट बेटा? तो ये सोडियम सॉल्ट बन गया उसका, किसका? स्टीयरिक एसिड का। और ये जो H है और ये जो OH है, ये H2O बनकर निकल जाएगा बाहर। गॉट इट और नॉट बेटा? तो इसके अंदर एक तो ये लॉन्ग चेन हो गई, है ना, ये नॉन आयनिक पार्ट हो गया, हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये नॉन आयनिक पार्ट है। और ये क्या हो गया, ये आयनिक पार्ट हो गया। ये आयन के एक्सचेंज से बना है ना, ये प्लस था ये माइनस था, तो ये आयनिक पार्ट है, आयनिक पार्ट। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? अब आप इसे, इसको नाम क्या देंगे, इसे पढ़ेंगे कैसे? आप इसे पढ़ेंगे सोडियम, इसके सोडियम, और फिर सोडियम स्टीयरेट। ये स्टीयरिक एसिड से निकला है ये, तो दिस इज स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट। गॉट इट बच्चे और नॉट? किस तरीके से नेमिंग होगी इसकी? इसी तरीके से पाल्मिटिक एसिड के साथ देखें, C15H31 COONA बन जाएगा यहाँ पर। ये आयनिक पार्ट, ये नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन पार्ट, नाम कैसे देंगे? सोडियम पाल्मिटेट। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? किस तरीके से नाम देंगे इसको? ओके, चले अभी आगे।
soap is a salt of a strong base, sodium hydroxide and a weak acid, carboxylic acid. इसीलिए सोप्स की नेचर बेसिक होती है बेटा. हम कहते हैं ना सोप सब बेसिक होते हैं. जब 7th में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़े थे तो सोप्स के ऊपर टेस्ट किए थे, सोप्स बेसिक होते हैं. तो सोप्स बेसिक क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हुआ है एक वीक एसिड के साथ. तो इजंट फॉर्मेशन ऑफ अ सोप अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जहां पर सॉल्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. याद आ रहा है सबको? जब भी आप एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं क्या होता है? एसिड प्लस बेस गिव्स अ सॉल्ट प्लस वाटर. यही है ना कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. यहाँ एसिड वीक एसिड है, बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए जो सॉल्ट बन रहा है दैट इज बेसिक सॉल्ट. आ गई बच्चे बात समझ में? Yes. देखिए अभी यहाँ पर. अच्छा, एक और पार्ट छोटा सा यहाँ पर. सोप इज मेड फ्रॉम एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल. वेजिटेबल ऑयल से बनता है. फैट्स एंड वेजिटेबल्स आर नेचुरली अकरिंग ईस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स और लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो एक्चुअली क्या है, ये जो फैट्स और ऑयल्स है ना, जो मैंने बताया कि मैंने ऑयल से बनता हुआ देखा है कि वेजिटेबल ऑयल से बनता था सोप, ये नेचुरली अकरिंग ईस्टर्स होते हैं. अब ईस्टर्स तो मैम आपने पढ़ा ही नहीं क्या होते हैं. व्हाट आर ईस्टर्स? ईस्टर्स पढ़े हमने? नहीं पढ़े. ईस्टर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर COO आता है. राइट बच्चे? Ma'am, COO we did आपने study about Easters. व्हेन Um, अल्कोहल एंड अल्कोहल और एसिड्स का रिएक्शन कराया हुआ है पहले? Ma'am, even ionic compounds they can't be dissolved in organic matters like ether. बेटू You said ईथर, that. ईथर इज डिफरेंट, ईस्टर इज डिफरेंट. Oh, ये ईस्टर्स हैं, इनकी फ्रूटी स्मेल होती है बच्चे. ये अलग अलग जो आप फ्लेवर्स देखते हो ना, वनीला एसेंस और ये एसेंस और वो एसेंस, जो अलग अलग एसेंस देखते हो आप बेकरी शॉप्स में फ्रूट्स में, मैम जो एक्चुअली ईस्टर्स होते हैं वो. जो परफ्यूम्स में यूज होता है. हाँ हाँ राइट. ये जो फ्रूटी स्मेल्स के परफ्यूम्स होंगे उसमें भी, तो ये ईस्टर्स होते हैं. और ये बनेंगे कैसे? अल्कोहल और एसिड से. एक मिनट रुको, शायद फिर हमने जो पार्ट मिस किया ना उसके अंदर ईस्टर का इंट्रोडक्शन था आप लोगों को. यस मैम, हाँ राइट, यहाँ इथेनॉल एक और क्वेश्चन. इथेनोइक एसिड का रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन. हाँ राइट, वो मिस हो गया ना, फिर वहां नहीं पढ़ा है ना वो एक चीज जो मिस करके आए, ईस्टर टेस्ट फॉर एसिड्स. राइट. तो ईस्टर्स के बारे में आपने नहीं पढ़ा है, इसे एक रिएक्शन से पढ़ सकते हैं. देखो बेटा, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को जब आपने रिएक्ट किया, एसिड यहां से ब्रेक होगा बच्चे, H से. और ये कंपाउंड किस तरीके से बन जाएगा? CH3COO, ये पार्ट, और साथ में उसके ये हाइड्रोकार्बन पार्ट लग जाएगा. तो CH3COO और C2H5, ये बना एक ईस्टर बच्चे. और इसको नाम कैसे देंगे आप? इसको नाम आप देंगे इससे, यहां से आया इथाइल इथेनोएट. जैसे आपने अभी नाम दिया था सोडियम इथेनोएट, ऐसे भी. अच्छा नहीं, अभी नहीं किया ना वो रिएक्शंस आपने. राइट. तो अभी के लिए आप ऐसे समझो कि ईस्टर कैसे बनना है. यहां से ब्रेक किया, ये H है, ये अलग हो गया, इस H के साथ रिएक्ट कर गया, और इट इज CH3COO C2H5. तो दिस इज इथाइल इथेनोएट. आ गई बात समझ में बेटा कि नहीं आई? तो ये क्या है? ये ईस्टर है और इनकी प्लेजेंट स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है. इस प्रोसेस को स्टेरिफिकेशन कहते हैं. ठीक है. तो अब वो कह रहे हैं जो एसिड्स थे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स थे, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स थे, उनसे बने हुए ईस्टर्स होते हैं वेजिटेबल ऑयल्स. इन एसिड से बने हुए ईस्टर, इन्हीं लॉन्ग चेन एसिड्स के जब ईस्टर बन जाते हैं तो वो होते हैं वेजिटेबल ऑयल, जो कि आप सोप फॉर्मेशन में यूज करते हो. आ गई बेटा बात समझ में? क्यों पढ़ा हमने ये टॉपिक? that fats and vegetable oils are naturally occurring higher esters of higher fatty acids. long chain fatty acids, long chain carboxylic acids के जो ईस्टर होते हैं वही होते हैं वेजिटेबल्स ऑयल्स और फैट्स. ठीक है.
आ गई बात समझ में बेटा कि नहीं आई? तो अब ये बनते किस किस से? एक तो फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से। इन दोनों चीजों से ये वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं वो बने होते हैं। When fats and oils are obtained from animals and plants are heated with sodium hydroxide solution, NaOH के साथ आपने उसे रिएक्ट किया जो कि एक एल्कली है, तो वहां पर सोप बनेगा, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट फैटी एसिड, और साथ में रिलीज हो जाएगा ग्लिसरॉल। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? नोट करो इस रिएक्शन को जल्दी से। नोटेड बच्चे, चले आगे। इस प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स, ये हाइड्रोलाइसिस हो रहा है ना फैट का, इस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स कहेंगे बेटा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स विद एल्कलीज, आपने एल्कली की हेल्प से उसे हाइड्रोलाइज कर दिया, इस प्रोसेस को आप सपोनिफिकेशन कहते हैं, मेकिंग ऑफ सोप। तो सपोनिफिकेशन इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स विद एल्कलीज। In other words, process of splitting the fat or oil to form soap is called saponification. Right, बच्चे? Please note that it is not necessary to use animal fat for preparing soap. Vegetable oils like castor oil, cottonseed oil, linseed oil, coconut oil, palm oil, olive oil, कोई भी आप soap बनाने के लिए use कर सकते हो. And what basic 3 things do you require for making soap? Vegetable oil, थोड़ा सा soda, caustic soda, and साथ में थोड़ा सा a pinch of salt, only a pinch of salt. Why pinch of salt? क्योंकि जब आप इसे बनाते हैं ना सोप को, तो इट becomes like leather on the top, कुछ लेदरी लेदरी से की तरह ऊपर जो लेयर है वो आ जाती है उसके ऊपर। पर वो जैसे केक्स होते हैं सोप के, आपके घर में आपने देखा होगा सोप केक्स, है ना, इन दी वॉशरूम्स, वो जो सोप केक्स है वो केक नहीं बनेगा, ऐसे सॉलिडिफाई नहीं होगा। तो इसीलिए फिर लास्ट में उसपे थोड़ा सा सॉल्ट डाला जाता है, सो दैट उसे इकट्ठा किया जा सके। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, टेक 20 ml ऑफ कैस्टर ऑयल, कोई भी ऑयल ले लो इन अ बीकर, एट 30 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब डाइल्यूटेड वन ही ले रहे हो आप। Heat the mixture with constant stirring till the paste of soap is formed. आप उसे constantly heat करते जाओगे और stir करते जाओगे, और उससे एक paste of soap जो है वो ऊपर float करने लगेगा आपके mixture के ऊपर. Then add 5 to 10 grams of common salt, only very less amount of it. Stir the mixture well and allow it to cool. On cooling the solution, the solid soap separates out. When the soap sets, it can be cut into pieces and called soap bars. उसको use कर सकते हो अब। Got it or not, बच्चे? Why common salt is added to in making soap? Common salt is added to the mixture to make the soap come out of a solution. नहीं तो उससे बाहर ही नहीं आएगा, आप उसे gather नहीं कर पाओगे. Though most of the soap separates out on its own, but some of it remains in solution. Common salt is added to precipitate out all the soaps from the aqueous solution. Actually, when we add common salt to the solution, the solubility of soap present in it decreases. जो solubility of soap है ना, वो डिक्रीज होती है। लिख लो की पॉइंट, कि ये तो सबको पता है कि सॉल्ट ऊपर फ्लोट कर रहा है सॉल्ट सपोनिफिकेशन रिएक्शन में, तो आपने सॉल्ट डालकर केमिकली क्या किया, केमिकली आपने उस सोप की सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज कर दी, तो फिर वो इकट्ठा इकट्ठा सा होने लगेगा, और जब आप उसे हैंड में लेकर स्क्वीज करोगे तो वो वाटर रिलीज कर देगा सारा, और फिर आप उसके बार्स बनाकर उसे कूल कर सकते हो और यूज कर सकते हो। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। अब इस इन सोप्स का क्या है, क्लिनजिंग एक्शन होता है वाटर के साथ जब आप इन्हें यूज करें तो डर्टी क्लोथ्स या डर्टी बॉडी या ग्रीस पार्टिकल्स, ये सब कैन बी रिमूव्ड विद द एक्शन ऑफ सोप्स विद वाटर।
ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्लिनजिंग एक्शन हमें एक बार सोप का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, दैट इज हेड एंड टेल पार्ट। अच्छा, आप लोगों ने अभी जो नॉमेनक्लेचर करी है ना 10th तक, आप इस तरीके से सी की चेन बनाएंगे। अगर आप कभी देखो सीनियर क्लासेस में कंपाउंड की चेन कैसे बनेगी, ऐसे ऐसे, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपको गिवन होगा जिसके आपको नॉमेनक्लेचर करनी होगी। तो ये जब भी ऐसे लाइंस ड्रॉन होंगी ना, ये एक्चुअली दे आर हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो इस तरीके से जो है आप लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन शो करते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हाइड्रोकार्बन पार्ट विच इज नॉन आयनिक, जो कोवलेंट इन नेचर है। एंड दिस पार्ट इज द आयनिक पार्ट, शॉर्ट आयनिक पार्ट। आयनिक पार्ट वाटर सॉल्युबल है, ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल होता है ये। वाटर सॉल्युबल मतलब हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक पार्ट, फिलिक मीन्स फ्रेंडली, तो हाइड्रोफिलिक। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट ऑयल सॉल्युबल, ये ऑयल में सॉल्युबल है पार्ट, वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिक। इसको पानी का फोबिया है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये पानी में डिसॉल्व ही नहीं होता। गॉट इट और नॉट बच्चे? इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है सोप का। अब होता क्या है, ये हैंकरचीफ है, उसके ऊपर ये ग्रीस है, इसको वॉश करना है सोप से। आपने इस पे सोप रब कर दिया, अब ये ग्रीस पार्टिकल है। अगर मैं ये सोप का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये वाला पार्ट तो ऑयल सॉल्युबल है, ये इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, राइट और नॉट? और जो इसका आयनिक पार्ट है वो वाटर की तरफ रन करेगा, वाटर में डिसॉल्व होने। तो अब जब ये वाला पार्ट, आयनिक पार्ट वाटर में डिसॉल्व होने जाएगा, तो वो ग्रीस को क्लॉथ से सेपरेट आउट कर लेगा। दिस इज कॉल्ड एज मिसल एक्शन। ये आयनिक पार्ट इस तरीके से ये पूरा ट्रैप बना लेता है डर्ट के आसपास, तो सारे जो भी हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं वो ग्रीस, ऑयल, डर्ट के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। और जितने भी आयनिक पार्ट है, COONA वाले पार्ट्स, वो जो है वो पानी में डिसॉल्व होने निकलते हैं। तो पानी में इस पार्ट के डिसॉल्व होने, अब सोप का पार्टिकल बीच में से तो ब्रेक नहीं हो सकता ना, कोई केमिकल रिएक्शन तो हो नहीं रहा कि बीच में से ब्रेक हो जाएगा। तो वो बीच में से ब्रेक तो नहीं होता, ये पार्ट वाटर में डिसॉल्व होता है तो ये इसको साथ में पुल करता है, बट ये जो है वो ग्रीस के साथ डिसॉल्व है, तो इसीलिए ग्रीस भी साथ में बाहर आ जाती है। नोट कर लो बेटा जल्दी से इसको, फटाफट से फटाफट से। बस अब छोटा सा एक डिफरेंस पढ़ना है हमें डिटर्जेंट का, कि हाउ आर डिटर्जेंट्स डिफरेंट फ्रॉम सोप्स। बाकी मिसल एक्शन वगैरह मोस्ट ऑफ इट वी हैव कवर्ड। जल्दी से नोट्स कर लो, नोट्स बना लो इसके, और आगे चलते हैं फिर। चलने बच्चे आगे। अभी स्ट्रक्चर ऑफ सोप पढ़ लिया हमने। क्वेश्चन। देखो ये रहा वो पार्ट लिखा हुआ जो अभी सारा एक्सक्यूज कह मी रही मैम। थी। हाँ जी बेटा बोलो। मैम, इफ ग्रीस गेट्स डिसॉल्व्ड इन द वाटर एंड वी यूजुअली ड्राई करते हैं हम कपड़े को, सो वो जब वो वाटर वेपर निकल जाता है, ग्रीस को पीछे नहीं जाना चाहिए।
बेटा देखो उस पार्ट के साथ अब वो क्लॉथ से अलग हो चुका है ना ग्रीस, तो वो वापस हम उसे रिंस कर रहे हैं, हम उसे क्लॉथ से अलग कर चुके हैं, तो अब क्लॉथ बाहर निकालेंगे तो थोड़ी ग्रीस उसके ऊपर लगा आएगा। अब वो तो वाटर में रिलीज हो गया, तभी तो वाटर डर्टी हो जाता है क्लोथ्स वॉश करने के बाद। वाटर क्यों डर्टी हो जाता है? इसीलिए तो डर्टी हो जाता है क्योंकि उसके अंदर अब ग्रीस ग्रीस पार्टिकल चला गया है। ठीक है बच्चे? यस मैम। एंड मैम एक और चीज, हाँ जी बेटा। मैम जो बैक्टीरिया किलिंग प्रॉपर्टीज होती है वो किसी और चीज की वजह से होती है या फिर इसमें ही कहीं इंक्लूडेड है? वो बेटा वो अलग अलग प्रॉपर्टीज है। ऑलराइट। ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, वो फ्रेग्रेंस आना, आफ्टर वॉशेस यूज करना, अब वो सब अलग अलग ट्रेंड्स हैं जो आ रहे हैं बच्चे। तो बेसिक हम उसकी बात कर रहे हैं कि बेसिक क्लीनिंग पार्ट किस तरीके से होता है। ठीक है? ओके, एक मिनट बच्चे, पुटिंग माय लैपटॉप ऑन चार्जिंग, डन। ओके, तो अब यहाँ पर देखें हमने क्या देखा यहाँ पर। The short ionic part of the soap molecule having the negative charge is soluble in water, so it can attach to the water particles in which the soap is dissolved and the dirty cloth is dipped. तो वो जो पार्ट है वो उसमें ग्रीस ऑयल पार्ट जो है वो उसके अंदर बाहर आ जाएगा। The spherical aggregate of soap molecule in the soap solution in which in water is called a micelle. So इसे micelle action कहते हैं। ये देखो ये रहा, ये जो शो कर रहा है यहाँ पर COONA part, water soluble, hydrophilic, water friendly, coming to the water. This is hydrophobic, dissolving in the grease, bringing it out of the cloth piece. ठीक है, चले। राइट, देखो यहाँ पर वो एक छोटे से एक्टिविटी से कह रहे हैं कि यू कैन रियलाइज दैट किस तरीके से ऑयल्स जो हैं वो उन पर सोप का एक्शन होता है। तो यू हैव टेकन सम वाटर एंड पुट सम कुकिंग ऑयल ऑन टू इट, और आप देखोगे कि वो फ्लोट करेगा वाटर के ऊपर, एंड देन यू हैव पुट अ कॉक ऑन द टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल। लेकिन ऑयल जो है वो, अरे ओके, आई एम बैक बच्चा लोग। I always put my laptop on charging, but forget to switch on the plug. So the laptop battery got drained. ओके, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हमको क्या करना है, वाटर के अंदर ऑयल मिक्स करने की कोशिश करनी है, नहीं होगा वो मिक्स, फिर पुट सम सोप इनटू इट एंड देन शेक, फिर क्या हो जाएगा, दिस टाइम द ऑयल एंड वाटर मिक्स एंड फॉर्म अ मिल्की इमल्शन, एक मिल्की इमल्शन बन जाएगा। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट द सोप हैज मेड द ऑयल मिक्स इन वाटर। अब ऑयल जो है वो ऑयल केमिकली चेंज हो गया बिकॉज ऑफ दैट सोपी एक्शन, और वो बन गया, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया, जो कि पहले डिसॉल्व नहीं हो रहा था। बट देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ सोप, सोप डजंट वर्क विद हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के साथ वो एक
कुछ वाइट सा स्कम बना देगा, लेकिन उससे लेदर नहीं बनेगा, जो झाग होता है ना पानी में वो नहीं आएगा। तो देखिए, व्हेन सोप इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स विद हार्ड वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इज वेस्टेड। सोप डालना बहुत पड़ता है क्लींजिंग एक्शन के लिए, विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं। तो इन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ आपको जब भी पानी मिलेगा, मतलब हार्ड वाटर मिलेगा, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ता है? आपको बहुत सारा सोप यूज करना पड़ता है, नहीं तो कपड़े क्लीन नहीं होंगे। तो अब आप क्या करते हैं, आप इसके लिए इस हार्ड वाटर को या तो ट्रीट करते हैं, अ, फिर आप सोप यूज करें, नहीं तो आप डिटर्जेंट्स यूज करते हैं। तो डिटर्जेंट्स हैव गॉट एन एडवांटेज कि वो हार्ड वाटर के साथ भी क्लींजिंग एक्शन दे सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होना है, जब आपने सोप को हार्ड वाटर के साथ यूज करना है, तो हार्ड वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस ने जो है वो जो सोप है उसके साथ मिलाकर स्कम बना देना है। व्हाट इज स्कम? स्कम इज इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना देगा सोप प्लस हार्ड वाटर। हार्ड वाटर मतलब हार्ड वाटर मतलब मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस विद वाटर। तो ये जो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस है ना हार्ड वाटर के, ये रिएक्ट करते हैं सोप के साथ, एंड दे मेक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विच इज कॉल्ड एज स्कम। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? इस तरीके से स्कम सा क्रिएट हो जाएगा पानी के ऊपर। इसके अंदर कैसे क्लोथ्स वॉश होंगे, है ना? This scum or this curdy precipitate formed by the action of hard water on soap sticks to the clothes being washed and interferes with the cleansing ability of the soap. This makes cleansing of clothes difficult. इसमें इस कम में कपड़े धोना इज वेरी टफ, नहीं साफ होंगे कपड़े। तो अब क्या करना चाहिए? फॉर्मेशन ऑफ लेदर और फोम इज नेसेसरी फॉर रिमूविंग द डर्ट ऑफ क्लोथ्स ड्यूरिंग द वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स। सोप डज नॉट गिव दैट लेदर with hard water because it first reacts with calcium and magnesium ions present to form those insoluble precipitates. Soft water, however, does not contain any ions. Therefore, leather easily forms when soap is added. तो लेदरिंग हो जाएगी इजीली क्योंकि वहां पर कोई और आयंस नहीं है। दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। कर लेते हैं ये एक्सपेरिमेंट। वी हैव सोप सॉल्यूशन, डिस्टिल्ड वाटर वी हैव यूज्ड, एंड उसको सिर्फ शेक किया, एंड वी कुड सी बहुत सारा लेदर क्रिएट हो गया वहां पर, है ना? लेकिन यही आप हार्ड वाटर के साथ सोप को डालो और ऊपर लेदर नहीं आएगी, स्कम फॉर्मेशन हो जाएगी। So with this simple experiment we have shown here that हार्ड वाटर के साथ लेदरिंग नहीं होती है। ठीक है बच्चे, चले अभी आगे। इफ हार्ड वाटर, well water or hand pump water is not available for performing the above experiment, what you can do is hard water can be made by dissolving calcium salts or magnesium salts in the beaker of water। तो वो डिसॉल्व कर लो सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें से कुछ भी, कोई भी सॉल्ट्स आप यूज करके आप टैप वाटर को, सॉफ्ट वाटर को हार्ड वाटर बना सकते हो। फिर उसके अंदर सोप का एक्शन चेक करो तो आपको स्कम मिलेगा। नाउ डिटर्जेंट्स हैव गॉट एन एडवांटेज हियर। डिटर्जेंट्स क्या करते हैं? डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर के साथ भी, देखो दिस हार्ड वाटर एंड डिटर्जेंट शेकन वेल स्टिल गिविंग यू लेदर, फिर भी वहां पर लेदर फॉर्म हो गया। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले है क्या डिटर्जेंट्स? दे आर सोपलेस सोप्स, मतलब उसमें सोप नहीं है पर दे आर स्टिल हैविंग क्लींजिंग एक्शन। एनीथिंग हैविंग अ क्लींजिंग एक्शन इज कॉल्ड अ सोप, नो, but they don't have those soap particles in it, इसीलिए it is soapless soaps, because though they act like a soap, क्योंकि उनका cleansing action है, they do not contain usual soap like sodium stearate or sodium palmitate। तो वो जो सोप नाम के सॉल्ट्स थे, सोडियम स्टेरेट और सोडियम पाल्मिटेट, वो इसमें नहीं है, इसीलिए सोपलेस, पर क्लींजिंग एक्शन है इसीलिए सोप्स।
तो दे आर सोपलेस सोप्स। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? दे डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स विद हार्ड वाटर, वो स्कम वहां पर फॉर्म नहीं होती है, इसीलिए डिटर्जेंट्स आर बेटर। एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस कर लिया सैंपल के साथ। अब डिटर्जेंट, अब ये केमिकली इंपॉर्टेंट है कि डिटर्जेंट है क्या एक्चुअली। इट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। वहां क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड था। डिफरेंस समझ में आ रहा है? सोप्स कैसे बन रहे थे? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ सोडियम सॉल्ट्स थे वो। और यहाँ पर क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड की लॉन्ग चेन्स के साथ सोडियम सल्फेट बनेगा। तो देखो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट तो हमें दिख रहा है, लेकिन साथ में उसके एक तो ये बेंजीन स्ट्रक्चर अटैच्ड है और साथ में सल्फोनेट ग्रुप भी है। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो इसका ये पूरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत तो नहीं है, एनसीईआरटी में देखो अगर लिखा होगा तो फिर याद कर लेना, मोस्टली इट इज नॉट आस्क्ड इन एग्जाम। ठीक है, ये सब नाम भी जरूरी नहीं है, सोडियम एंड डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट, नाम भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर बुक में एनसीईआरटी में कुछ भी है तो याद जरूर कर लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो है दीज आर द नेम्स ऑफ कॉमन डिटर्जेंट, सोडियम एंड डोडिसाइल सल्फेट और बेंजीन सल्फोनेट, ये दो अलग तरीके के डिटर्जेंट्स के नाम है। डिटर्जेंट्स में क्या होता है? लॉन्ग नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, बिल्कुल सोप्स की तरह, जैसे सोप में था वो हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये कौन सा पार्ट होगा? हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाइड्रोफोबिक। यस, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक क्योंकि ये किस में डिसॉल्व हो जाएगा? ग्रीस और ऑयल में डिसॉल्व हो जाएगा, तो ये ऑयल सॉल्युबल, ये ऑयल सॉल्युबल पार्ट होगा। ओके, नॉन आयनिक पार्ट। एंड आयनिक पार्ट लाइक सल्फोनेट ग्रुप SO3Na+, ये सल्फोनेट जो पार्टिकल है ये वाटर फ्रेंडली होगा, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा और ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, या फिर सल्फेट ग्रुप SO4Na। ठीक है बच्चे, आ गई ये बात समझ में कि नहीं? सल्फोनेट और सल्फेट पार्टिकल्स दोनों समझ में आ गए ना? और दोनों नाम दिए हुए हैं। इस सारी डिस्कशन से हमें पता चल गया कि डिटर्जेंट्स आर सिमिलर टू सोप्स बट अ लिटिल बेटर व्हेन वाटर इज हार्ड। तो ये रहा उसका डिफरेंशिएट। सोप्स होते हैं सोडियम सॉल्ट फॉर लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड्स, है ना, COONA। लेकिन ये होते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड या लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स, जिसमें SO4Na या SO3Na पार्ट आ रहा है। ये हार्ड वाटर के साथ काम नहीं करते, ये हार्ड वाटर के साथ भी काम कर जाते हैं। डिटर्जेंट्स दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, इसीलिए मेरीन लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सोप्स रिलेटिवली वीक क्लिनजिंग एक्शन के होते हैं और डिटर्जेंट स्ट्रॉन्ग क्लिनजिंग एक्शन के होते हैं। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? एडवांटेजेस ओवर सोप्स हमने डिस्कस कर ली हैं। कैन बी यूज्ड विद हार्ड वाटर, हैव स्ट्रॉन्गर एक्शन एंड मोर सॉल्युबल इन वाटर देन सोप्स। ये देखो ये डिटर्जेंट्स हैं, ये सब ट्रीट होना चाहिए बिफोर गोइंग इनटू द वाटर बॉडीज। चलें अभी आगे बच्चे। राइट, वही वो बता रहे हैं। एन इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट्स ओवर सोप इज दैट सम ऑफ द डिटर्जेंट्स आर non biodegradable, that is they cannot be decomposed by microorganism actions like bacteria, and they cause water pollution in lakes and rivers. But all soaps are biodegradable, microorganisms उन्हें डिकम्पोज कर सकती हैं, इसीलिए उनसे वाटर पॉल्यूशन नहीं होता। With this chapter is over except those properties that are left. अब हो गया 120। अब और कैपेसिटी तो नहीं होगी किसी में, है ना? बिल्कुल नहीं है ना? अगर सुन भी लोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, और वो पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी कल करें? यस मैम मैम। मंडे, मंडे करें? मैम मंडे इज मंडे तो either दिवाली। either today मंडे तो दिवाली 4:30 or Monday. अच्छा ऐसा करते हैं, चलो फिर 21st को रखते हैं।
मैम 21st को मेरा बर्थडे, 21st को मत तो रखना। आज टमारा भी तो पढ़ाई करे, किधर गई टमारा? वो चली गई, देखो चली कह गई रही वो। अच्छा अच्छा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है यहाँ बैठ के। मैम आज 4:30 मैम, आज नॉट 4:30 रख दो फिर। Yes, बहुत- mom. 21st. अच्छा मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं वहां अटेंडेंस पूछ रही हूँ ग्रुप में, अगर मुझे अच्छा अटेंडेंस मिल गया 7 अराउंड मिल गया तो मैं करा दूंगी आज, बाकी सबके लिए रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है? पर लेकिन अभिनव बेटा अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना है, तूने आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड फिनिश करना है बेटा, बिकॉज आई नो दिस ऑल इज फॉलिंग फ्लैट ऑन यू। कुछ समझ में नहीं आ रहा, एल्केन एल्कीन एल्काइन हो क्या रहा है, कौन सी लैंग्वेज में बात हो रही है मैम, ये इंग्लिश तो नहीं लग रही है मुझे, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके सारी रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट करना बेटा, ठीक है? कर लेगा? ओ देखो रजत कह रहा है नहीं करेगा ही नहीं। मैम कर लूंगा मैम। चलो ठीक है, ओके देन, बाय बाय बच्चा लोग, इसे कंप्लीट करो, एक सेट अचीव कर चुके हो, एक रह गया है, जितने क्वेश्चंस केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हो उन्हें छोड़ देना, बाकी सब कुछ अचीव करने की कोशिश करो, फिर ठीक है? तो there are 2 sets. हाँ 2 सेट्स, अभी एक तो फिनिश करो, खैर एक सेट तो वो था ना, कौन सा वाला पार्ट, प्रॉपर्टीज पे एडिशन, Colon. यस मैम। अच्छा नहीं एक कोलन पेट्रोलियम था, एक प्रॉपर्टीज भी तो था, उसके बाद आया था शायद, पता नहीं, देख लेना जितने भी सेट्स हैं उसमें से सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस छोड़ देना, इथेनोइक एसिड और अल्कोहल के, इथेनॉल के आगम ऐसा क्यों देख रहा है बेटा तू? आज नहीं करते, कल भी नहीं करते, 21st